अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड बदख्शा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का 4th एपिसोड लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं एपिसोड की जानिब। दूसरी किस्त, दूसरा मरहला, सिम ताल। आस और यास के दो रुखी असराफ से गुजरने वाले जसूर के नाम। तमानियत के आलम में अतराफ रखे मीनार दर मीनार मौजूद गत्ते के बक्से देखें। मौत और जिंदगी के दरमियान 11 डब्बे हाइल थे। छत पर घुप अंधेरा था। मकीन शहर की नींद के वादियों के मुसाफिर थे। झिंगर और उल्लू भी मुंह पर उंगली रखे चुप थे। उसकी पुस्त पर मौजूद दीवार पर बरकी कुमके में टंगे थे। गहरे नीले और हल्के सफेद रंग की रोशनियों का अक्स कच्चे सहन में झिलमिल करता था। उनके साय का ताकुब करो तो दरमियान में उस लड़की का वजूद हाइल था। चेहरे पर इत्मीनान, हरकत में ठहराव और चश्मे के फ्रेम में छुपी ब्लोरी आंखों में सुरूर लिए उसकी मुस्कान जामिद थी। करीब रखे टीन के खाली कैन को देखते उसने नजदीक ही रखे हुए गत्ते के डब्बे को उठाया। बोसीदा सा वो बक्सा किसी बरकी आले के साथ आया था। खाली कैन में उस डब्बे को उल्टाया तो अंदर से कागजात, तस्वीर, डोरियां एक साथ बरामद हुई। अब मौत और जिंदगी के दरमियान 10 गत्ते हाइल थे। कोई जूते का डब्बा तो कोई तेल का फरसुदा बक्सा, कोई फलों की करेट थी, जबकि किसी की हियत इस कदर बदल चुकी थी कि उसके काबिले इस्तेमाल होने पर तशवीश गुजरे। लड़की ने इस मर्तबा निस्बतन छोटे डब्बे उठाए और उन्हें टीन की कैन में फेंका। अब 8 निशानियां मजीद और फिर मौत। जब उसे महसूस हुआ कि सामान की जगह कम पड़ रही है तो हाथ की मदद से कचरे को नीचे करते हुए मजीद की जगह बनाई। वो अशिया इतनी लाडली नहीं थी कि वो अलग अलग अलबों का इस्तेमाल करे। आखिरी के 4 बक्से रहते थे जब उसने फूलते सांसों समेत अपने कसे दुपट्टे की गिरह खोली और अंदर रखी शय हथेली में दबोची। साथ लाया मिट्टी का तेल उन कागज पर छिड़कते उसने माचिस निकाली और जलती चिंगारी अलबे में उछाल दी। नखवत से उस आले को तबाह होने के लिए छोड़ते हुए वह पीछे हट गई। खामोश छत पर शोले भड़कने की आवाज बुलंद हुई। अंदर मौजूद हर शय आहिस्तगी से भस्म होते एक तर्ज की होने लगी। फिजा जलने की बू और हब से आलूदा हुई, जबकि जमे कदमों की खड़ी वो आग की तपिश और शोर से बेपरवाह थी। एक मुद्दत हुए उस हिद्दत को बर्दाश्त किया। अपनी मौत से कबल वो जीने का नामो निशान मिटा कर जाएगी। बकिया सामान को उठाते उसने डब्बे समेटे आग में झोंका। वो यूं भड़के जैसे बरसों की भूख बुझ गई। करंजी सुनहरी रोशनी के हाले में लगी वो आग हेबतनाक सा मंजर थी। मौत के दरमियान हाइल आखिरी डब्बा उठाते उसकी बिला इरादा नजर जमीन पर गिरे आधे जले कागजात तक गई। सलामत कोने पर हुए दस्तखत को देखते जबड़े तन गए। सारी खुश इखलाकी खाक हुई। तो यानी आग भी उस गुनहगार को निगलने से मुनकर थी। जिस सख्ती से उसने डब्बा पटका उससे दुगनी शिद्दत में उसने सफा उठाया और आग में झोंक दिया। उसके मसाम अब हिद्दत से मामून हो चुके थे। जब तक आग ने HSK के हिंद से मुकम्मल खत्म न कर दिए, ऐनक वाली ने आंखें न झपकाई। चेहरे पर अदावत, बदला, बुग्ज के कई रंग आए और गए। झिलमिल रंगों के साय में खड़ी लड़की ने मुट्ठियां भींच ली। निचला लब काटते जज्बात दबाए तो खून का जायका महसूस हुआ। एक डब्बा अब भी बाकी था। वो सच्चाई और राज के पिटारे को यूं खुले आम छोड़ नहीं सकती थी, वो भी जब उसकी मौत करीब हो। खुद पर काबू पाते लड़की की पिछली कैफियत लौट आई। आग की लपेट उसके चेहरे तक आती रही। चश्मे पर बने अक्स के पार उसकी आंखें हरीज थीं। पुष्ट से आती नीली रोशनी और चेहरे पर आती सुनहरी आग के बीच वो अंधेरे में थी। अपने हाथों से खुद की जिंदगी चलाते वो अब मौत के लिए तैयार थी। 3 माह कबल, शहर पेशावर। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाओ तो संगे मरमर के पक्के फर्श पर एक जानिब कुशादा सी गैलरी थी और दूसरी सिमत बरामदे का जालीदार दरवाज़ा। हवा का दोष नर्म और पुरसुकून था, जिसमें बेसन से टकराती हुई नल की टिप टिप, पिंजरे में कैद तोते की चेंचें और हलक के बल खांसती बुढ़िया की आवाज़ अरताश डालती थी। हम आहंगी में चलती आवाज़ों का एक तसलसल कायम था।
एक चुप होती तो दूसरे को इब्तिदा का इशारा मिलता। पहली की मौजूदगी में बाकियों पर तो जैसे गोयाई हराम थी। बड़ा नेक औरत था ताजमीना, दरिया दिल, सबको याद रखने वाला। संगे मरमर के आंगन में बिल आखिर कोई चौथी आवाज सुनाई दी। रजाई में बैठी नहीफ औरत की आवाज में रंज था, हड्डियों का ढांचा और सिया रंगत वाली जन्नत भी के आंखों में आंसू भी थे। जब भी अपने देवर देवरानी से मिलने आता तो हमारे लिए भी अलग से तहरीफ लाता, हमारे साथ बैठकर बातचीत करता। कुत्से का तो बड़ा पक्का सहेली था। अपनी मरहूम बेटे का हवाला देते वो आबदीदा हुई। उम्र और सेहत दोनों लंबे मकाल में बोलने की इजाजत न देती थी, चुनांचे कुछ ही देर में वो हाँफ कर खांसने लगी। सारा ने गायब दिमागी से जन्नत बी का दोहरा होता हुआ वजूद देखा। सीना मसलते वो औरत अब नजदीक रखे कूड़ेदान पर झुकी हुई थी। खाकी शलवार कमीज पर सियाह कोट पहने सारा जैसे वहां थी ही नहीं। उसकी आंखों में उदासी थी जबकि चेहरा मुतवर्रम था। अभी माँ को गए 5 माह ही तो हुए थे। अभी तो उसका गम ताज़ा था। जुजाज और उसकी बीवी को गया हुआ तो पता नहीं कितना साल हो गया है, मगर तुम्हारी मोरे ने फिर भी हमसे रिश्ता ना तोड़ा। ढके हुए ग्लास को उठाते जन्नत बी ने अपना हलक तर किया और एक मर्तबा मजीद दुपट्टे में मुंह देते हुए फूट पड़ी थी। वो सरतान की मरीजा थी। ताजमीना की मौत पर वो चाह कर भी ना जा सकी। अब मातम भी करती तो दिखावा लगता। सबका अपना वक्त है बेटी, अब कोई देख लो। दामाद मर गई, बेटी मर गया, बेटियों जैसा मर गया, और अभी तक यही हैं और न जाने कितनों को जाता देखना है। सूजी हुई आंखें खामोश रही। ये पेशावर था, वो इलाका जहाँ रुबैया जुजाज ने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे थे। ये वो घर था जिसकी दूसरी मंजिल पर उसने अपने माँ बाप समेत जिंदगी जी थी। मगर सारा का यहाँ क्या काम? जन्नत बी के करीब बांस के मोड़े पर बैठी वो गूंजती आवाज को सुन सकती थी। दूसरी मंजिल से आती उन आवाजों को ढांपने के लिए ही तो वो मरीजा तवानाई का इस्तेमाल करते बोल रही थी। आंगन की छत पर वजनी ग्रिल थी। बेल पत्तों से ढके ग्रिल से लटक कर आते पत्ते आंगन में हरी रोशनी बनकर उतर रही थी। उसी रोशनी का ताक़ुब करते दूसरी मंजिल पर चली आओ, जहां कमरे से आती हुई आवाज कच्चे सहन में फैली थी। मेरा बेटा अपना आखिरी फैसला कर चुका है, इसका तुम्हारी बहन से अब कोई लेने देना नहीं है, जाओ अपना रास्ता नापो। दूसरी मंजिल पहली से अक्सर मुख्तलिफ थी। पक्की सीमेंट के बेरंग दीवारें और जालीदार सफेद पर्दों से ढके दरवाजे। ऐसे ही एक दरवाजे के पीछे घर के तमाम अफराद माँ समेत मेहमान जमा थे। एक तो पहले इसने जबरदस्ती शादी की जबकि वो जानती थी। आहिस्ता बोलते वो पठानी एकदम ऊंचा बोली, वो जानती थी कि मेरा अब्बास किसी का मंगेतर है। ऐसा आदमी जो किसी और औरत का हो उसे तो देखकर नजरें फेर लेनी चाहिए। फूलदार चादर और सुर्ख सफेद रंगत वाली फरीदा के अंदाज से वाज़ेह था कि वो उस घर की मालकिन है। उतरी चूने वाली दीवार के करीब बैठे मेहमानों में से जहां एक की गर्दन झुकी थी वहीं दूसरे की जिद में अड़ गई। ये कायदे तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाए? मंगेतर तुम्हारे बेटे की थी या मेरी बहन की? वो परवाह करता कि बरीरा? माहिल जुजाज एकदम ही भड़क कर बोला। फरीदा उसके जलाल पर मजीद ताव में आई। ताको बाय डूबी शई और मर शई बाई गेरा क्या खुरदई शई पालालाई नोवली जमाद जोवी सरे तरीली। तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए बेगैरत, बहन को पाल नहीं सकता तभी मेरे बेटे के मत्थे लगा रहा है। दोनों हाथ उठाते वो पश्तून में बोली। गुस्से से दोहरे होते महिल ने बड़े भाई को झिंझोड़ा। ये औरत क्या बोल रही है भाई? झुके कंधों वाला रुबैया जुजाज आंखें मीच कर रह गया। जोरे तया वाइम रेताते खूबा वक्पा ले मशा हमवा न सही ओ खपला नीमा मारा खुर्दा जमाना जोवी तपी। सच बोल रही हूं मैं, सच। तुझे तो कोई 4 आने की नौकरी पर न रखें और मेरे कमाऊ पूत पर अपनी नीमजान बहन को थोपता है। महिल के दिमाग की शीरियां फटने के करीब थीं। 15 साल पहले यहाँ से चले जाने के बाद वो उनकी बोली से तकरीबन कट चुका था। चुप कर वहाली, रुबैद ने इंतहाई उकताए अंदाज में उसे घुड़का। महिल तो बड़े भाई के उतवार देखकर ही हैरत ज़दा रह गया। देखे फरीदा खाला, खाला होगी तेरी माँ। अपनी तरफ से रुबैद जो भी कोशिश करने वाला था उस बिपरी औरत ने पहले ही सुर्ख झंडी दिखा दी।
गहरी सांस भरकर सर हिलाता हुआ वो जैसे इस मसले से आजिज आ चुका था। मियाँ बीवी के बीच में क्यों आ रही हैं? इनका आपस का मामला है, इनको हल करने दें। आपस का मामला नहीं है, मेरे बेटे की नस्ल का मामला है। मुझ बेवा का इकलौता बेटा है वो, और तुम चाहते हो मैं एक पढ़ी लिखी डॉक्टरनी पर इस सालाना मरीज को तरजीह दूं? गर्दन तान कर वो यूं बोली जैसे शाही दरबार हो, उसका सिंगल पसली बेटा शहजादा और उसके समधी बेबस राया। तरजीह ना दें, बस रुजू कर लें। एक तलाक दी है अब्बास ने, बरेरा की इद्दत अब पूरी हो चुकी है, अपनी बहू को वापस ले लें, यूं इस पर जुल्म न करें। महिल कभी भाई को देखता, कभी उस औरत को, फिर बड़े भाई को, फिर बिगड़ी औरत को। पक्का मेरी बुराई कर रहे हैं, तभी पश्तून में लगे हैं। दिल ही दिल में फैसला करते वो पीछे होकर बैठ गया। रुजू नहीं होगा। ये आवाज पर्दे के पार से सुनाई दी थी। महिल, जिसने अभी टेक लगाई ही थी, करंट खाकर उछला। हलक में सांस खुश्क हुआ और आंखों की पुतलियां फैल गईं। तो यानी उसकी बुराई नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी तकरीर करी जा रही थी। बैठक का पर्दा हटा और एक दराज कद दुबला पतला नौजवान अंदर आया। मैं उस औरत को अब मजीद नहीं सह सकता। उसने 3 माह में ही मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी कौन सा दर्द, कभी कैसी दवाई, रोज का रोना, हर वक्त शक, सुबह शाम झगड़ा। कोई उस मजनू से पूछे, फिर उसकी मोहब्बत का जवाब दिया क्यों? शादी पर हामी भरी क्यों? खानदान के खिलाफ गया क्यों? एक तलाक मुंह से दी है तो बाकी 2 कागज पर लिखकर भेज दूंगा। ठीक है, मेहरबानी, चले भाई। हाथ पर हाथ मारते महिल ने जैसे खसकम जहां पाक किया। खड़े होते दूसरी बात रुबैद से पूछी, लेकिन बड़े भाई ने उसे नहीं, अफसरदगी से बहनोई को देखा। अब्बास यार, मसला क्या हुआ है, बता तो सही। भाई को वहीं छोड़ते हुए रुबैद ने बहनोई के करीब आया। मियाँ बीवी में हो जाते हैं मसाइल, हर छोटी बात पर रिश्ता तो नहीं तोड़ते। मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच बोलता हूँ। रुबैद की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। अब्बास ने खालिस दमादी हठधर्मी से कहा। ना चाहते हुए भी महिल को मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। मेरी तरफ से वो औरत फारिग है, जो मर्जी करो उसके साथ। अब्बास खैबर की आंखों में किसी भी तरह का इंसराफ नहीं था। बड़े साले का मान टूट गया। रुबैद ने अपना हाथ गिराते सर तस्लीम खम कर दिया। शहादत की उंगली से ऐनक पीछे करते वो माजरत करते वहां से निकल गया। अब्बास अब चौखट की एक तरफ खड़ा था। आंखों में आंखें गाड़े महिल ने उस तक कदम बढ़ाए। ऐन कंधे के पार आकर उसने लम्हा भर को भी पलकें न मिलाई। अपने कंधे तक आते मर्द को देखते अब्बास ने खफकी से भवें सुकेड़ी। अगले ही लम्हे वो बेजारी चीख में बदली और वो दोहरा होते हुए सिसक उठा। सीढ़ियों के करीब खड़ा रुबैद आवाज पर ठिठका। इससे कबल कि वो तफ्तीश करता, पर्दा हटा और एक मुस्कुराता हुआ महिल बाहर निकला। ये चीखा क्यों? ताजा ताजा कुंवारा हुआ है, खुशी काबू में नहीं आ रही। बत्तीसी की नुमाइश करते वो एक तरफ से निकल गया था। रुबैद ने गर्दन बढ़ाकर अंदर झांका तो सारी बात समझ गया। पेट पर हाथ रखकर कराहते हुए अब्बास फर्श पर झुका था। सर पर खड़ी माँ दबा दबा माहिल को पश्तून में गालियां बक रही थी। सर झटकते रुबैद ने लब भींच लिए। महिल की जल्दबाज फितरत हमेशा काम बिगाड़ती थी। एक दूसरे के आगे पीछे सीढ़ियां उतरते महिल कमीज का कफ मोड़ रहा था, जबकि रुबैद के कफ सलीके से कलाइयों तक बंद थे। मुख्तलिफ जैकेट के अलावा दोनों की कमीज शलवार हम रंग थी, मगर जहां रुबैद के दामन पर एक सिलवट न थी, वहीं महिल की कमीज शिकन से भरपूर थी। न उनकी सूरत में मुशाबत थी और न सीरत में कोई हम आहंगी। आपने रुजू का क्यों कहा भाई? हमारी बहन कोई कुर्बानी का जानवर है कि वक्त पर ज़बा ना हुआ तो गुनाह मिलेगा। वो नहीं रख सकते तो क्या हुआ, बरेरा हम पर बोझ थोड़ी है। पलटकर 8 साल बड़े भाई से शिकवा करते हुए वो वहीं ठहर गया। रुबैद जेरे लब बड़बड़ाया, जिसका कुछ हिस्सा ही महिल सुन पाया था। पाले तो पता हो बोझ क्या है। निचली मंजिल के रुख पर मुड़ती हुई सीढ़ियों पर पहले तो महिल दम साध गया था, फिर मुट्ठियां भीज कर बिलबिला उठा। बरेरा ने मुझसे कहा था कि सुलह की बात करो। वो अब्बास के साथ रहना चाहती थी और अपने फैसलों में आज़ाद है। मतलब कल को वो बोलेगी कि छत से कूद रही हूँ और हम आज़ादी का नारा लगाते, ताली सीटी मारते, उसको दाद दें। जारहाना तेवरी लिए वो रुबैद के पीछे आया। सीढ़ियों की दीवार झुकी थी। जबी सहन का मंजर यहाँ से अधूरा दिखा। तुम अभी बच्चे हो महिल, बहनों के मामलात और रिश्ते कितने नाजुक होते हैं तुम नहीं समझोगे। मैं बच्चा होऊंगा, बेगैरत नहीं। बहन को जहाँ इज्जत नहीं मिलेगी वहाँ उसकी मर्जी पर भी उसको नहीं छोड़ूंगा। तेज तेज हिज्जत करता वो सहन में उतरा।
रुबैद ने आगे बढ़कर सारा के साथ वाली कुर्सी संभाल ली, जबकि वो वहीं सीढ़ी के पार जम गया, जो एक गैर इरादी निगाह बरामदे तक गई थी। उसके बाद अगला जुमला और कदम सब भूल गया। जालीदार दरवाजे से अंदर जाती महिल बस उसकी पुष्ट देख सका था। बिनफ्शी जोड़े पर लिपटी सियाह शॉल लड़की के मुकम्मल सरापे को ढके हुए थी। वो ओझल हो गई और महिल कश्मकश में डूब गया। उसके पांव की जूती का क्या रंग था? सुर्ख, सियाह, सफेद? उसके चेहरे पर क्या तासुर होगा? क्या वही असली लातालुकी होगी, या वो महिल को देखकर मुस्कुराती, शायद नाक चढ़ाकर नजरअंदाज करती, या नजर झुकाकर सलाम में पहल कर देती? क्या उसने चश्मा पहना होगा? अगर हाँ तो किस तर्ज का? गोल, चकोर, मुस्तेल? वो उसे बेचैनी में छोड़े खुद दोबारा बाहर न आई, और वो इसी बेचैनी में मुब्तला पेशावर से वापस एबटाबाद आ गया। आगा मीना पर दूसरी नजर डालने की आरजू ही रह गई। ये कुछ दिन बाद का तस्करा है। अपनी मोहब्बत की बेवफाई या फिर बरीरा जुजाज की जबान में बदगुमानी पर उसका क्या इजहार था? किस्सा मुख्तसर करो तो वो पिछले दिनों से सबकी बेसुकूनी का बास थी। बड़े भाई को मोर्दे इल्जाम ठहराती तो छोटे से नफरत का ऐलान करती, सारा को कोसती तो ताजमीना की याद में नैना भाती। नेज वो डिप्रेशन में थी और हर किसी के समझाने पर उसी से ही भिड़ जाती। तुम चाहते ही नहीं थे मेरा घर बसे, तुमने ही मेरी तलाक करवाई है। 23 की उम्र में वो नाकाम शादी का रोग लगा बैठी थी। फिलहाल वो तमाम खाने की मेज पर जमा पुलाव और कबाब से इंसाफ कर रहे थे। रुबैद सरबराही कुर्सी पर बैठा था, महिल उसके दाएं पर और सारा बाएं रुख पर, जबकि बरीरा सारा के साथ बैठी थी। शोल तले मोटी टोपी पहने वो अपनी हालत काबिले तरस बनाई हुई थी। किसी को पसंद करते हो? बोटी तोड़ने के बीच आने वाली सारा की आवाज ने बरीरा को गर्दन उठाने पर मजबूर किया। चावल से भरी चम्मच हाथ में उठाए भाभी बराह रास्त महिल को देख रही थी। मुझसे पूछ रही हैं? उसने उंगली से इशारा किया। सारा की कनपट्टी पर बल आए। तो तुम्हें ऐसी खुशफहमी क्यों हुई कि मैं अपने शोहर से पूछूंगी? सरबराही कुर्सी पर बैठे रुबैद ने खेरा कुतरते हंसी रोकी। सारा के जले कुटे तबसरे पर महिल के हलक में निवाला फंसा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खाना छोड़ते उसने कोहनी मेज पर टिकाई। किसी को पसंद करते हो क्या? सुस्त रवि से निवाला चबाते बरीरा ने आंखें छोटी की। पसंद के जिक्र पर महिल की आंखों के सामने एक ही चेहरा आया, गुस्से से लाल होती रंगत, छोटे कटे सीधे बाल और हाथ में ईंट उठाकर उसे मारती लड़की। क्यों पूछ रही हैं? रिश्ता लेकर जाएंगी? नजरें झुकाते उसने मौजू बदलना चाहा, अलबत्ता दिल की धड़कनों में शिद्दत आई। ले जाऊंगी, मगर गारंटी नहीं कि लड़की को भी साथ लाऊंगी। प्लेट में चावल आगे पीछे करते वो मुसलसल जहन में आगा मीना का चेहरा झटकने की कोशिश करता रहा। आंखें छोटी करके उसे देखते सारा हाथों की मुट्ठियां बनाए लबों पर रखे चौकन्ना थी। तुम्हें आगा मीना कैसी लगती है? वो जो निवाला मुंह तक ले जा रहा था बेइख्तियार घबरा गया। छोटी आंखें फैलकर वाह हुई। उसकी भाभी क्या जहन भी पढ़ लेती हैं? कौन आगा मीना? वह मुश्किल थूक निकलते उसने हंसते हुए पूछा। बरीरा का वजूद आंधी के जद में आया। कुदसिया खाला की बेटी आगा मीना, पेशावर में तुम्हारी मालिक मकान जिन्नत बी की नवासी और मेरी खुशियों की कातिल। एक झटके से कहते बरीरा ने छुरी काटा मेज पर पटका। रुबैद ने आंखें मीचे सब्र का घूंट भरा। ये गुफ्तगू उसकी इजाजत पर शुरू हुई थी। आप में कुछ इंसानियत बाकी रही है दी? जिस लड़की की वजह से मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ा है, आप उसे ही मेरी भाभी बनाने पर लगी हैं। क्या हाल के लिए कोई और नहीं मिली थी? ऐसा सोचते हुए भी आपको शर्म नहीं आई? चिल्लाते हुए उसका चेहरा आंख बगोला हुआ। सारा ने नागवारी से नाक चढ़ाई। तमीज से भाभी है तुम्हारी। हाथ उठाते रुबैद सख्ती से बोला। जन्नत भी ने खुद हमसे रिश्ते की बात की है। सारा मेरी इजाजत पर ही महिल से पूछ रही है। बरीरा के लिए ये दूसरा सदमा था। यानी मेरा सगा भाई भी दुश्मनों में से हो गया? तन से सर हिलाते हुए उसने उल्टे कदम उठाए। आपसे मैं क्या उम्मीद लगाऊं भाई? आप तो खुद एक जन मुरीद हैं। जो एक मेरा सगा है उसे भी अपनी शागिर्दी में लेना चाहते हैं। तनफन करते उसने कहर आलूद निगाह सब पर डाली और फिर कुर्सी गिराते हुए पिछली सहन के दरवाजे से निकल गई। मगरिब की होती आजान में उसकी दूर जाती कदमों की चाप कान में न पड़ी।
अपने पुलाव में चम्मच हिलाते महिल ने माथे पर फैले बाल पीछे किए। खुश खाला को तर करने की खातिर पानी का ग्लास उठाया। जब पलक झपकते वो बिनफ्शी जोड़ा और सिया आंचल नजरों में आया। आंखें करब से मीच ली। दिल लगाया भी तो किधर। महिल जुजाज, तुम्हारे नसीब में ना मोहब्बत है ना माश। रुबैद और सारा ने अब इस्तेफामी निगाहों से छोटे जुजाज को देखा। वह हड़बड़ाया। फिर कैसी लगती है मीना तुम्हें? रुबैद बजीद था। महिल ने इख्तलाफ करने को लव्वा किए जब उसने हाथ के इशारे से शांत कर दिया। तुम बरीरा की बातों में ना आओ, ये उसका जज्बाती इजहार है। तुम्हें पता तो है वो मरती मर जाएगी मगर अपनी गलती ना माने। एक मासूम यतीम पर बदचलन होने का इल्जाम लगाते वो खुद भूल रही है कि उसने आगा मीना का ही हक खाया था। महिल खामोश रहा। अब्बास और उसकी माँ जन्नत भी पर जोर डाल रहे हैं। कुत्सिया खाला ने अपनी जिंदगी में जो रिश्ता तय किया था वो चाह रहे हैं कि अब दोबारा कायम हो। सारा का अंदाज नपा तुला था। हम सब जानते हैं अब्बास और उसकी माँ कैसे लोग हैं। आप दोनों किसी के मामले में दखल अंदाज क्यों हो रहे हैं? महिल ने जैसे थक कर कहा था। बहन की जिद से रुखरू हुई। एक भाई अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गया। बरीरा का वहां से रिश्ता टूट गया। हमारा बचपन में ही खत्म हो गया था। अब जो मर्जी हो, हमें क्या। बर्तन पीछे करते उसने उठने का इरादा बांधा। तुमने उस रोज फरीदा और अब्बास के चेहरे देखे थे? रुबैद ने संजीदगी से कहा। महिल को बेइख्तियार माँ बेटे की आंखों की मुसर्रत याद आई। वहां वो इत्मीनान, वो खुशी में उनसे छीनना चाहता हूँ। मेरी बहन का घर उजाड़ने के बाद उनका खुद का भी नहीं बसेगा। महिल के कदम शल हुए। वो यकटक अपने भाई की पुरइज़्म तासुरात को देखते हुए उस दिन के रुबैद से और आज के रुबैद से मुआयजा करने लगा। धीरे से वापस बैठते उसका जहन माऊफ था। बिना कहे ही सारा ने पानी का ग्लास भरते उसके आगे रखा। फिर बताओ तुम्हें मीना कैसी लगती है? सारा ने यूं पूछा जैसे दरमियान की गुफ्तगू हिस्सा ही ना थी। वो तो मुझसे छोटी है। खुश खलक तर क्या? तुम्हें बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं? माहिल को भी इख्तियार खांसी आई। रुबैद ने हंसते हुए सारा का हाथ दबाया। जवाबन वो फखरिया मुस्कुराई। मैं उसके मुतालिक क्या सोचूं? वो हमारी बड़ी जितनी है। सारा ने पुलाव खाना शुरू किया। मीना बरीरा से कुछ माँ बड़ी है और बरीरा भी तुमसे बस 2 साल ही छोटी है। उम्र में इतना फर्क तो नहीं। वो मेरी बहन जैसी है। मैं उसके मुतालिक ऐसे नहीं सोच सकता। 16 साल से एक ने इस पर ठहरे दिल ने सर पीट लिया। सारी दुनिया को बहन बना लो, शादी भाइयों से कर लेना। सारा के जलकर कहने पर रुबैद की बेइख्तियार हंसी छुटी। मुंह पर हाथ रखते उसने माजरत ख्वाना नजरों से भाई को देखा। मगर बरीरा को आगा मीना नहीं पसंद। महिल ने जैसे हथियार गिरा दिए। उसकी पसंद का अंजाम हम देख चुके हैं। मजीद नुकसान उठाने का अब हमारा कोई इरादा नहीं। वो हकीकतन तल्ख थी और उसकी यही तल्खी जहाँ सबको चुपती थी वही रुबैद को भाई थी। महिल के पास अब मजीद कोई बहाना नहीं रहा था। थक कर कुर्सी पर ढेर होते उसका जहन दोराही हुआ। एक तरफ दिल में बसी औरत थी तो दूसरी तरफ जान से अजीज बहन। महिल जुजाज, तुम्हारे नसीब में ना मोहब्बत है ना माश। हिलाल की रोशनी चूने की दीवारों पर फैली थी। दूसरी मंजिल को जाती सीढ़ियां अतराफ से बुलंद दीवारों में घिरी थी। वहीं दीवारें आगे जाकर घर से जुड़ती थीं। पक्के सीमेंट के जीने पर बैठे वो तस्मे बांध रहा था। गालबन रात में आवारागर्दी की तैयारी थी। अभी उसकी स्कूल में नौकरी नहीं लगी थी। मुझसे एक वादा करो। यार अब अचानक सुनी आवाज पर उसकी जान हलक में आई। सर उठाया तो बरीरा अपने उसी देवदासी रूप में भारी सी शॉल लपेटे और बाल फैलाए कोई आसे मालूम हुई। मुझसे एक वादा करो हाली। वो पंजों के बल उसके नजदीक बैठी। तुम उससे शादी नहीं करोगे। यह उस कौन थी? महिल जानते हुए भी पूछना चाहता था। इर्द गिर्द उसका जिक्र छिड़ता रहे तो दिल लगा रहता था। आगा मीना ने मुझसे बदला लिया है। अपने मंगेतर के छिन जाने पर उसने सब्र करने के बजाय मुझसे वापस छीना है। तुम मेरी कसम खाओ, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। यकलक थी बरीरा ने उसका हाथ उठाते अपने सर पर रखा। महिल तो जैसे दहल गया, लेकिन इससे कबल वो हाथ खींचता बरीरा ने गिरफ्त सख्त कर ली। तुम पहले वादा करो कि उससे शादी नहीं करोगे। तुम किसी से भी शादी कर लो मगर उससे नहीं। तुमने ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। स्लेटी आंखें भल भल बहने लगी थीं। उन पर जैसे कोई हिसियानी कैफियत तारी हुई।
महिल के लब्बे आवाज हिले। बोलता भी तो क्या। बरिया की हालत से लगता था महिल ने रद्द कर दिया तो वो यहीं से कूद जाएगी। महिल जुजाज ने गर्दन झुका दी। वादा करता हूँ। आवाज शिकस्ता थी और आंखों की जोत बुझी हुई। भाई भाभी की बातों के बाद जो ढारस बंदी थी वो बहन की खुदगर्जी ने मलियामेट कर दी। बहन का भरम सुरखरू हो गया। हाथ खींचते वो वहां से भाग गई। भाई ने उसका भरम रख लिया। बेदिली से कदम उठाते वो घर से निकल गया। हाल 3 माह बाद। मुरीदियत का ये आलम था तो मोहब्बत किस मंजिल पर थी। रात के 2:45 की घड़ी थी। रुबैद जुजाज की सब्ज कदमी की बदौलत बिजली लौट आई थी। बिस्तर पर सामान खोले कफ और स्वेटर वाला मर्द झुका अपने कपड़े अलग कर रहा था। बिस्तर की पांति से लगकर बैठी सारा बिनते सलमान की नजरें शोहर की हरकत करते हाथों के बजाय उसके परेशान चेहरे पर थी। अभी आए 2 घड़ियां नहीं हुई थी जो वो अलमारी को कपड़ों से भरने लगा। गोया कोई नहुसत थी या बोझ जिससे बस पीछे छुड़ाना चाहता हो। कपड़े निकाल रहे हो मतलब अब तुम यहीं रहोगे। बुक्कल मारकर पड़े कपड़ों को उठाता रुबैद चौंका। चेहरे पर घबराहट के रंग आए। मैं पहले भी तो यहीं रहता था। सारा ने सर नफी में हिलाया। मर्द शिशुद्दर सा खड़ा रहा। यहाँ तो नहीं। कभी तुम पेशावर के गेस्ट हाउस में रहते हो, कभी हरपुर की फैक्ट्री में, कभी लाहौर के करीब किसी गांव में, तो कभी बैरून मुल्क के शहर में। रुबैद उसके तंज पर शर्मिंदा सा हुआ। यहाँ तो मेरे शोहर का सामान रहता है। तुम तो बिना मुआवजे के किराएदार हो। महीना 2 महीना बाद आए, शक्ल दिखाई और टाटा बाय बाय। खफगी छिपाते वो संजीदा थी। रुबैद जुजाज ने खजल होते हुए ऐनक दुरुस्त की। क्या करें अब, नौकरी का सवाल है। नौकरी ये तुम्हारी नीलामी, क्योंकि नौकरी तो मैं भी करती हूँ, पर मैंने तो कभी उसे यूं खुद पर सवार नहीं किया। सीने पर बाजू बांधे वो अब उठकर बैठी। 8 साल से तुम उस दवा पर काम कर रहे हो, मगर जितना मसरूफ तुम इन पिछले कुछ माह से हो, मुझे तो लगता है कि हजल सामियान की कुर्सी पर भी तुम ही बैठते हो। वो जो शर्मिंदा सा अपनी गर्दन खुजा रहा था आखिरी जुमले पर ठहरा। आंखें बिपर कर छोटी हुई। अल्लाह ना करे मैं कभी हजल सामियान की कुर्सी पर बैठूं। सारा ने भवें उचकाई। मेरा मतलब काम बहुत होता है। अपनी नदामत छुपाते वो फौरन से अलमारी की सिमत मुड़ गया। सारा की मता निगाहें मुर्शिद का दीद करती रहीं। और तुमसे मेरी इतनी सी मसरूफियत नहीं बर्दाश्त। खुदा ना ख्वास्ता मालिक बन गया तो तुम तो मेरी जुदाई के रोग में कोने से लग जाओगी। मतलब तुम अभी भी फारिग नहीं हुए। सारा ने मसलिहतन कश्मीर के वादे का तज़करा ना किया। रुबैद उससे पुष्ट किया अपने कपड़े टांगता रहा। हो जाता, लेकिन ये जो लड़की मरी है इसने नया मसला खड़ा कर दिया है। एकदम कुछ याद आया तो वो चौंक गया। मुझे याद आया। पलट कर देखा। तुम भी तो वही थी। फिर तुमने वो सब तो अपनी आंखों से देखा होगा। और तुम वहां नहीं थे जहां तुम्हें होना चाहिए था। सवाल के बदले मौजू घुमा दिया। वो लॉन्च तुम्हारा बड़ा दिन था रुबैद। रेजेनिक्स की इजाद तुम्हारी है। वो फार्मा कंपनी तुम्हारी क्लाइंट है, ना के बॉस। यूं ही सीने पर बाजू बांधे वो अटैची के करीब बैठ गई। कलमों के बाल अब भी पट्टी तले थे। तभी तो कल मेरी पेशी है। आखिर को ये दवा का आइडिया किसका था। उसने गोया खुद पर तंज किया। लड़की की मौत कैसे हुई। रुबैद ने वजह के साथ दवा का रद्दो बदल भी बताया। सारा तो जैसे उछल कर सीधी हुई थी। ऐसे कैसे दवा बदल गई। मानो ना मानो ये साजिश है। थोड़ी के खम पर उंगली फेरते हुए रुबैद किसी सोच में था। तुम्हें किस पर शक है। खुली अटैची की दूसरी सिमट बैठते अपने शोहर से पूछा। पतले चश्मों के पार उसकी आंखें साकित थीं। खिड़की के पट खुले थे और अंदर आधी चांदनी समेत रात की हवा पर्दों को चीरते उन दोनों की नीम रुख पर ठहर गई। चांदनी के मुजस्सिम पुतलों की धड़कनें सुस्त रफ्तार हुई। है तो, लेकिन तस्दीक बगैर बताऊंगा नहीं। बंद जूते करीब ठहरी चांदनी को देखते पुख्तगी से कहा। आज से पहले तो तुमने मुझसे कुछ छुपाया नहीं। सारा खफा नहीं, हैरान जरूर हुई। आइंदा भी नहीं छुपाऊंगा, बस तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, अगर तुम दो तो। मुस्कुराते हुए बीवी को देखा। तुम पूछ क्यों रहे हो, सीधा कह दो। मुस्कुराए बिना यकीन बढ़ाया। रुबैद जुजाज की मुस्कान फैलकर सूरत पर नरमी बिखेर गई। गहरी सांस भरते उसने हाथ मिलाए। मैं चाहता हूँ तुम HS के फार्मा में नौकरी करो, R&D डिपार्टमेंट में मेरे साथ, माहतेहत के तौर पर।
यानी इम्पोस्टर कंपनी का ही कोई मुलाजिम है? मालिक भी तो हो सकता। साइंसदान ने कंधे उचकाए। तुम्हें शक नहीं, यकीन है, फिर कैसी तस्दीक? रुबैद जहाँ था वहीं थम गया। क्या यह औरत ज़ेरक थी या वो खुली किताब? मैं अपनी मौजूदा नौकरी के मुआहिदा तस्दीक करवा चुकी हूँ। मुझे 3 साल मजीद यही काम करना होगा। सारा एक निजी दवाखाने में नौकरी करती थी। रुबैद उससे दर्जे और तनख्वाह दोनों में दोगुना था और सारा के लिए शोहर की कामयाबी काबिल फ़ख्र थी। वहाँ से वक्फा ले लो, कुछ दिन की लीव, आहिस्तगी से कहा, जैसे सारा के इनकार का खौफ हो। मैं चाहता हूँ एचएस के फार्मा में तुम मेरे साथ हो। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। खुले सूटकेस पर कोहनी रखते हुए उसने इल्तिजा की थी। चंद सानिए कमरे में खामोशी रही। सारा ने गर्दन फेर कर हिलते पर्दों को देखा। खुली खिड़की से आधा हिलाल मंजर पर था। मेरी एक शर्त है। रुबैद ने बेकरारी के आलम में पाँव झलाए। उन सब मसाइल से निकलने के बाद हम कहीं चलेंगे, कहीं भी, लेकिन दूर। सारा सलमान ने थक कर हर रियायत हटा दी। मैं यहाँ रह रहकर आजीज आ चुकी हूँ। कोने कोने में मुझे अम्मी याद आती हैं। मुझसे सांस नहीं लिया जाता। बादामी भूरी आंखें उठी और मुकाबिल मौजूद शख्स से मिली। रुबैद धीरे से मुस्कुराया, पलकें झपकाते उसको तसल्ली दी और सीने पर हाथ रखा। जो हुक्म? सारा का इस्तराब कुछ कम हुआ। बीवी का कंधा थपकते वो जूते उतारने के लिए झुका। नजरें घुमाते वो जो भी तलाश कर रहा था। समझ गई। बिस्तर के नीचे मौजूद स्लीपर निकालकर उसके आगे रखें। वो कुछ झेप सा गया, मगर अगले ही लम्हे उठते गुस्ल खाने के दरवाजे तक गया। वैसे ही तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? ये दाने किसी इन्फेक्शन से हुए हैं क्या? बेध्यानी में उसने गाल छुआ, आंखें फैली और अगले ही लम्हे उसने माथा खुजला। आज से कबल तो तुम्हें कभी एकने नहीं हुई? हाँ, ये लैब में काम के दौरान केमिकल वाला दस्ताना लग गया था। केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने दवा लिख दी है, ठीक हो जाएगा। हौसला अफजाई से कहते हुए अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अकेली बैठी औरत ने उसके खुले सामान को देखा। कपड़ों के सिवा अंदर दीगर इस्तेमाल का सामान था। चांदनी के हाले को देखते सारा की आंखों में यासियत उतरी। क्या मेरी दुश्वारियों पर जवाल आने वाला है या बढ़ने वाला है? सोचते हुए वो अब बक्कियां बिखरा समेटने लगी। रात का वो पहर था जब रुबैद जुजैज की वापसी हुई थी। सबके लिए खुशगवार ना था। जहाँ सारा अब शोहर को खाना परोस रही थी, वहीं ऊपरी मंजिल का हाल यकसर मुतजाद था। हिलते हुए पर्दों से अंदर का मंजर देखो, जहाँ दोनों कमरों के बीच सोफे थे और गैलरी में मुख्तसर सा बावर्ची खाना था। बावर्ची खाने के इख्तिताम पर ग्रिलनुमा खिड़की थी जो हम वक्त बंद रहती थी। मुसलसल कॉफ़ी फेंटने की आवाज़ खामोशी पर हावी थी। वही बोसीदा सी शर्ट सलवार पहने महिल नन्हे से रूम फ्रिज पर कोहनी जमाए खड़ा था। ये फ्रिज उसने और बरीरा ने पैसे जमा करके खरीदा था। नेज दूसरी मंजिल छोटे जुजाजों के लिए वक्फ थी। भिजी भवों और सिले लब लिए वो खामोश खड़ा था जब कोई तेजी से जीने फलांगता हुआ पर्दों के पार से नमूदार हुआ। बिना देखे भी महिल आने वाली हस्ती को पहचान गया। तुम अपनी दवा क्यों नहीं ले रही? मरने का इरादा है? बरीरा ने आते साथ फ्रिज का दरवाजा खोला। जब करीब खड़े शख्स ने बिना सर उठाए पूछा, तुम खाली पेट कॉफी पी रहे हो? फाको का इरादा है? तल्ख कलामी करते उसने पानी की बोतल निकाली। नातवा सा वजूद और जिल्द में घुली हुई सर्दी के बावजूद वो आधे बाजू वाले कुर्ती में बलबूस थी। मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे जवाब दो। मैं छोटी हूँ, बिना कहे समझ जाओ। स्लैब से लगकर खड़े होते हुए उसने बोतल मुँह से कुछ दूर करते हुए प्यास बुझाई। लड़कर आई हो? कॉफी फेंटते हाथ रुके। बरीरा जवाब दिए बिना यूं ही पानी पीती रही। महिल का सवाल दोनों के दरमियान बेजवाब रहा। कॉफी का रंग सुनहरी हुआ तो महिल ने पानी गर्म करने के लिए केटल भरा। काश उस धमाके में अम्मी अब्बू की जगह रुबैद भाई मर जाते। महिल के हाथ थमे। उसके कंधों के करीब खड़ी लड़की के चेहरे पर हकारत थी, जबकि आंखों में शिद्दत गुस्से के पास आंसू। महिल के आंखों से टुकड़ों के मानिंद मनाजिर गुजरे। उसके माँ बाप का सुबह एक साथ काम पर जाना, चमड़े की फैक्ट्री में अचानक से आग लगना, घर पर फोन आना, सहन में आगे पीछे उसके माँ बाप के कफन में लिपटी लाशों का होना, लोगों का उन्हें दिलासा देना, किसी की सिसकियों के बीच याद ध्यानी मिलना, और फिर फैक्ट्री के कुछ मुलाजमीन के रुबैद से आकर ताज़ियत करना। तुम्हारे माँ बाप शहीद थे। आखिरी वक्त तक वो लोगों को फैक्ट्री से निकालते रहे।
मैनेजर होकर उन्होंने पहले आम मुलाजमीन की जान बचाई, मगर अपनी हार गए। अगर रुबैद भाई की जगह अम्मी अब्बू जिंदा होते तो हमारी जिंदगी मुख्तलिफ होती ना हाली? ये सवाल नहीं, उसका तज्जिया था जिस पर वो महिल की हतमी महर चाहती थी। रुबैद भाई ने हमारे लिए आज तक किया भी क्या है? अगर ताज मामा हमें न संभालती तो वो अब तक हमें किसी यतीम खाने में फेंक आते या घर से निकाल देते। महिल खामोशी से चायदानी की बजती सीटी देखता रहा। बरीरा अपने ही गुस्से में हाथ उठाए बड़े भाई को कोसती रही। तुम 10 साल के और मैं 8 साल की थी जब अम्मी अब्बा मरे। रुबैद भाई ने आज तक एक बार भी हमें तसल्ली नहीं दी, प्यार से गले तक नहीं लगाया कि हमें रोने को उनका कंधा मिल जाए। उन्हें तो हमारी जिंदगियों तक में दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी बाबा को मिलने वाले वजीफे की रकम और सलमान ताया के प्लाजा से आने वाले कुछ पैसों पर पलकर हम यूं जवान हुए हैं। वो महिल की खामोशी से बेपरवाह अपनी शिकायत करती रही। तुमने और मैंने छोटी उम्रों से ही नौकरी करना शुरू कर दी, और वजह क्या? भाई खुद तो शादी कर ली, कैरियर बना लिया और हमें अकेले बड़ा होने के लिए छोड़ दिया। वो चाहते तो हमारी मदद कर सकते हैं, तुम्हें नौकरी पर लगवा सकते हैं। आखिर को इस मुल्क में सिफारिश ही तो चलती है। छोटे मोटे ट्यूशन से हम पॉकेट मनी बना सकते हैं, भरे पेट नहीं। कॉफी में गर्म पानी उंडेलते उसने सूखे दूध में भर भर कर चम्मच डाले। ये इतनी पुरानी बातें हैं बरीरा, भूल जाओ अब। कैसे भूल जाऊं? जब जब उनका लाइफ स्टाइल देखती हूँ, उनकी खुशियाँ देखती हूँ तो खून खोलता है। तुमने नीचे की मंजिल और हमारे फ्लोर का फर्क देखा है? एक ही घर में होते हुए ऐसा लगता है कि दो अलग खानदान रहते हैं। सख्ती से अपने आंसू पोंछते बरीरा ने गर्दन झटकी। वैसे इस सब भरास की वजह? कॉफी का घूंट भरते हुए वो अब अपने बहन के रोते हुए चेहरे से मसरूर हुआ। मैंने भाई को बताया कि भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा तो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं, बड़ी है तुमसे। महिल की हंसी का फव्वारा छूटा। वजह बात नहीं, बरीरा का अंदाज था। वो ऐसे मुंह बनाकर बोली जैसे किसी का ताजा ताजा जूता खाकर आई हो। हंस लो बेटा, हंस लो, क्योंकि हंसने के अलावा तुम में कोई दमखम है नहीं। अगर होता तो जब दोपहर में भाभी तुम्हें ताने कोसने दे रही थी तो चुप करके सुनते नहीं। महिल की हंसी रुकी। तुम्हारी सारी अकड़ और बदतमीजी छोटी बहन के आगे निकलती है, वरना भाभी या कोई और हो तो मुंह में दही की दुकान खोल लेते हो। खुद लड़ा जाता नहीं है और उल्टा मुझे चुप करवाते हो। अभी तुम्हें नीचे किसने बचाया है? सलमान चाचू कब्र से आए थे या बाबा की रूह दी को ललकार कर गई है? महिल अपनी कॉफी की तलब वगैरह सब भूल गया। ऐसी लेट एंट्री से बेहतर था कि तुम ना ही आते, तब तक तो वो मुझे मार चुकी थी। फिर क्या चाह रही हो तुम? हम ये घर छोड़कर चले जाएं? हाँ। जवाब यकदम था जो महिल को लाजवाब कर गया। बेजा की जिद शायद उसकी बहन की घुट्टी में शामिल थी। फिर कहाँ जाएं? ये गली के नुक्कड़ पर तकिया लेकर लेट जाएं या थोड़ा आगे चौराहे पर तंबू लगा लें? अल्लाह ताला मुस्बब अलसबाब है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो यूं बोली जिसे बाप मरते वक्त एक कनाल की कोठी विरसा में रखकर गया था। कुछ होना होता तो मेरी नौकरी होती और तुम्हारा घर बसना होता। हुआ तो दोनों नहीं। बरीरा सख्ते में चली गई। आंखों की वो सारी शौखी ज़ाइल हुई और दोबारा असली गमगीन कैफियत उन पर छा गई। विरासत में हम दोनों भाई बहन को बस खानदान भर की बदनसीबी मिली है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते वो वहां से अपनी कॉफी उठाता दूर हटा। मेरा घर टूटा नहीं है। बहन की सरगोशी ने उसके कदम जकड़ लिया। अब्बास ने अभी बस एक तलाक दी है, तो तुम बाकी दो के इंतजार में उसके साथ रहना चाहती हो? वो तड़क कर बोला। बरीरा की आंखों में आते आंसू और कपकपाते लबों को देखते उसे बेइख्तियार पछतावा हुआ। जिस जब्त से उसने खुद को चिल्लाने से रोका था, यह बात बस वही जानता था। गहरा सांस भरते उसने आंखें मसल कर बंद की और फिर उन्हें खोलता पलट कर वापस आया। कंधों से थामते हुए बरीरा को सीधा खड़ा किया। वो एक तलाक तुम्हें 5 माह पहले देने के बाद ये रिश्ता खत्म कर चुका है। तुम शरई, कानूनी और समाजी किसी भी लिहाज से अब उसके निकाह में नहीं रही। बार बार वापस जाने की बात करके खुद को अजियत और गुनाह में मत डालो। अब्बास तुम्हारी जिंदगी का एक दौर था, तुम्हारी मुकम्मल जिंदगी नहीं। इख्तिताम में कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। शायद एक झटका देने पर ही जहन दुरुस्त मकाम पर आ जाए। अगर तुम्हारे जहन में ऐसा कोई भी ख्याल है कि मैं तुम्हें वापस भेजूंगा तो वो जहन से निकाल दो। तुम मेरी बहन बाद में, इंसान पहले हो। क्यों खुद की नाकदरी करवाती हो? वो जैसा आजिज हुआ,
मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन बस एक बार बदगुमानी दूर हो जाए। खुदा की कसम, आइंदा फिर उसका नाम भी नहीं लूंगी। खुशफहमी का अगर कोई जजीरा होता तो बरीरा जुजाज वहां की मलका होती। तुम्हारा नंबर, तुम्हारा अकाउंट, हमारे नंबर और अकाउंट, हर चीज तो वो ब्लॉक कर चुका है। कबूतर पर चिट्ठी बांधकर भेजोगी तो वो परिंदा भी पलटकर हमें ही लानत भेजेगा कि ले, तुझसे ज्यादा गैरत तो मुझ में है। बरीरा रुहासी हुई। मेरी आंखों के सामने उसने तुम्हें तलाक दी है, और वजह क्या थी? क्या मुझे दोहराने की जरूरत है? महिल ने इस मर्तबा उसे पहले से ज्यादा सख्ती से झिंझोड़ा। फिर हम ये घर छोड़ देते हैं। वह सर पकड़ कर रह गया। तुम ही तो कहते हो जहाँ इज्जत ना हो वहाँ ठहरना बेगैरती है। हम भी तो यहाँ जलील ही होते हैं। कोई छोटा सा फ्लैट देख लें, मैं नौकरी कर लूंगी। महिल ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। सो जा मेरी माँ, सो जा, जागती आंखों से ख्वाब मत देख। बरीरा ने उसके जुड़े हुए हाथ हटाए। मैं सच कह रही हूँ। दोनों बहन भाई साल तक सरपाव जोड़कर नौकरियां करते हैं और फिर जो पैसा जमा होगा छोटा सा फ्लैट देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। गुस्से से सांस भरते महिल ने अपना कॉफी का मग उठाया। तुम्हारी बुरी सेहत और मेरी फूटी किस्मत मिलाकर एक खतरनाक कॉम्बो है। 1 साल तो क्या, 10 साल भी जूतियां घिस लें तो रहना हमने इधर ताजदर की ऊपरी मंजिल में ही है। बरीरा सख्त बदमजा हुई। खुदा ने उसे 2 भाई दिए थे, दोनों बुजदिल। ठीक है, तुम्हारी फूटी किस्मत तुम्हें मुबारक। मैं अब यहाँ मजीद नहीं रहूंगी। मेरे जवाल का वक्त अब बदल कर रहेगा। मुंह सोड़ते पैर पटक कर वो अपने कमरे में चली गई। महिल उसके अंदाज पर हक्का बक्का रह गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब था। इस सारे हिज्जत बहसी में गुफ्तगू का इब्तिदाई सवाल तो अधूरा ही रह गया। आखिर बरीरा ने अपनी दवाइयां लेना क्यों छोड़ दी थी? शब का चांद गुरूब हुआ तो अगले दिन के सूरज ने बरसात की तासीर हटा दी। काश सुबह की रोशनी भी कल के वाकयात यूं ही मिटा सकती होती। इस वसी इमारत में ऐसी गैरमामूली हेल फेल ना होती। आबो हवा की झुलसती धूप इमारत के शीशों से आर पार हुई। इधर उधर भागते दौड़ते मुलाजमीन के वजूद से टकराती किरणें मुकाबिल दीवार पर उनका साया बनाती थीं। भूरे मार्बल और सब शीशों वाली 3 मंजिला इमारत चौकोर थी। इमारत की पुष्ट पर बनी उसकी हमशक्ल मगर वसात और कद में छोटी इमारत एक नाजुक नफीस पुल से जुड़ी थी, जहां बुनियादी इमारत में लैब, मुलाजमीन के केबिन, स्टूडियो, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग रूम, स्टोरेज वगैरह थे। वहीं छोटी विंग में अहम नशिस्त वालों की ऑफिस, लग्जरी गेस्ट हाउस, खास कॉन्फ्रेंस हॉल, नाजुक दवाखाने वगैरह थे। यूँ कहा जाए ये कंपनी की इमारत को 2 हिस्सों में तकसीम करके आला और सतही का मकाम मुख्तस किया था तो गलत ना होगा। इस वक्त इसी पुल पर तेज तेज दौड़ते तुम इमारत में चले आओ जहाँ की सिक्योरिटी दुगनी थी मगर रश आधा। लिफ्ट में सवार होते नीचे पहुंचो और गोलाई में बनी राहदारी को घूमकर पार करो। एन इख्तिताम पर छोटी दीवारें मगर भूरे शीशों का कमरा मौजूद था। कॉन्फ्रेंस रूम की बत्तियां बुझी हुई थीं और गोल सी मेज के अतराफ नरम कुर्सियां मौजूद थीं। उनके सिवा हॉल कमरे में इर्द गिर्द नन्हे स्टूल कसरत से रखे थे। फ्लोकत, तुम मेज कुर्सियों को नज़रअंदाज करो और संगे मरमर की दीवार पर टंगी स्क्रीन पर तवज्जो लगा लो। स्क्रीन के चारों कोनों पर मौजूद मुख्तलिफ अफराद अपनी कौमियत और ज़बान में यकसर मुख्तलिफ थे। बुलंद मेज के अतराफ प्रोजेक्ट नूर हयात के मेंबरान समेत HSK फार्मा की मरकजी इंतजामिया फैली थी। फार्मा का अहम तरीन रुकन स्क्रीन और CEO मुकाबिल रखे नशिस्त पर मौजूद था। इज इट वॉट यू कॉल डैमेज कंट्रोल? एक लड़की तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मर गई और बजाय इसके कि तुम अपने हक में कोई बयान दो, तुम यहाँ मीटिंग लेकर बैठ गए हो। स्क्रीन में नजर आता चेहरा किसी एशियाई का था। चौड़े चश्मे और खुरदरी दाढ़ी वाला मिर्जा अलमास इस प्रोजेक्ट का सरमायादार बरतानवी पाकिस्तानी था। खबरें उठाकर देखो हसल सामियान, हर चैनल तुम पर थूक रहा है। अखबार की शेष सुर्खियों में तुम हो। सोशल मीडिया का ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त ये सानिया ट्रेंड में नहीं? तो इसमें बुराई क्या है? 2 उंगलियों को गाल पर जमाए और नशिस्त पर नीम दराज हुए वो एक पांव से कुर्सी घुमा रहा था। उसके बेनियाज अंदाज पर अलमास की सिट्टी गुम हुई। हालात बेकाबू हो रहे हैं मिस्टर सामियान। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल हर तरह का मीडिया बढ़ चढ़कर बात कर रहा है। वर्क विद बैड पब्लिसिटी यू में बी फाउंड
ऑफ इट बट वी श्योरली डोंट। ये भिगोकर मारा गया तंज स्क्रीन के दूसरे कोने में अतालवी औरत का था, इस प्रोजेक्ट के सरमायादार, जिसकी कंपनी दुनिया भर में होती तबे अजदाद में पैसा लगाकर अपना पैसा और शोहरत दुगनी कमाती थी। अगर रेजेनिक्स तैयार नहीं थी तो लॉन्च करने का मकसद हमने अपने करोड़ों रुपए नुकसान के लिए नहीं लगाए। एक और सरमायादार बोला, अगर तुम कॉम्पिटेटिव और कंपैरेटिव नहीं हो तो हम मजीद साथ नहीं चल सकते। मुआहदे के मुताबिक इस मंसूबे की नाकामी की सूरत में हमें अपनी लगाई गई कीमत का 35% वापस मिलेगा। तुम हमारे पैसे तैयार रखो मिस्टर सामियान। चीनी साथकार के साथ बैठे ट्रांसलेटर ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके खून खुश्क हुए। परेशानी और उलझन से एक दूसरे को देखते उन्हें अपनी रोजी रोटी की फिक्र लग गई। रीजेनिक्स की कामयाबी के साथ बेशतर लोगों की तनख्वाह मशरूत थी। गाल पर से हाथ उठाते हजल ने गहरी सांस भरी। हल्के सुरमई शलवार कमीज पहने उसके बंद कफ पर मर्जान के कफलिंग्स जड़े थे। हजल ने हाथ बाहम मिलाए और टांग पर टांग चढ़ाई। पाँव में पहने बैरूनी चमड़े के जूते मध्यम अंधेरे में भी चमकदार थे। किसी और की कोई तशवीश बाकी है? मधुर सी नरम आवाज ने हॉल कमरे का सकूत तोड़ा। गहरे शहद रंग अचसों समेत उसने स्क्रीन के हर शख्स को देखा। सांवली रंगत पर कोई दाग कोई धब्बा ना था। हल्के भूरे बाल कुछ माथे पर गिरते थे तो कुछ बिखेर कर पीछे किए थे। हमारी तशवीश तो तब खत्म होगी जब रीजेनिक्स पैनाडोल जितनी आम होगी। जीती जागती कामिलियत मुस्कुराई। वो तो हो चुकी। सानतकार उलझे। हजल ने जूते की नोक से कुर्सी घुमाई। 1 साल कबल जब हमने आवाम से इस दवा के मुतालिक खबर फैलाई थी तो कितने लोग आगाह हुए थे? पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी अनपढ़ है। उन्होंने तो एक कान से सुनना भी गवारा नहीं किया। उनको हटाते हैं और जो 60% पढ़ी लिखी आबादी है उसके मुतालिक बात करते हैं। अपनी जगह से उठते उसने मेज के साथ पुष्ट जोड़ी। उन 60% से सिर्फ 30% आबादी ऐसी थी जिन्होंने बात सुनी समझी और फिर आधों ने हमें सराहा और बकिया आधों ने गप समझकर बात भुला दी। हाजल क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, यह बात किसी के पल्ले न पड़ी। हमने 1 साल तक इसकी बहुत मार्केटिंग की, बेइंतहा प्रमोशन किए, कितने ऐड चलवाए, कितने लोगों से चलवाए, मगर बस कल वाले हादसे के बाद हमारी मकबूलियत और 1 साल की मेहनत के बाद की मकबूलियत में फ़र्क देखें। हजल ने मिसबा को इशारा किया। फिर तीले से लड़के ने दूसरे कोने में टंगी स्क्रीन जलाई जिस पर एक ग्राफ सा बना दिखा। कमरे में मौजूद 2 स्क्रीन के दरमियान में एक मेज था, चुनांचे कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैठे अफराद भी उस ग्राफ को बखूबी देख सकते थे। 1 साल और 1 दिन की स्टेटिस्टिक्स में फ़र्क देखें। हाथ में थामे गोल से माइक में बोलते हुए उसने स्क्रीन की सिमत इशारा किया। 40% नाख्वानदा आबादी में से 25% अब इस दवा की मौजूदगी से वाकिफ हैं। उन 60 में से अब 40% हमारी दवा के मुतालिक मौन गुफ्तार हैं। और ये सब क्यों हुआ? वो जैसे फख्र से मुस्कुराया। हमने अपना मुद्दा उनकी ज़बान में पेश किया। पाकिस्तानी आवाम सिर्फ खाने ही नहीं खबरों में भी चटकारे पसंद करती है। अब जो पहले इसे इल्म व फ़नून की बातें समझकर नज़रअंदाज कर चुका था, उस लड़की की ब्रेकिंग न्यूज़ ने उसके भी होश उड़ा दिए हैं। बदनामी और नेकनामी में फ़र्क होता है सामियान। मिर्ज़ा अलमास ने बात काटते चोट की। कारोबारी इस्लाम में नाम मापने का मयार नफ़ा और नुकसान है। अलमास साहब, शोहरत या रुसवाई नहीं। सनअतकार के खून का असर था कि वो कारोबारी रीत रिवाज को लेकर पैदा हुआ। काबिल और दूर अंदेश लोग हतमी नताइज शोहरत देखकर ही परखते हैं। तुम्हारे मशवरे में सिर्फ हमारी बुराई है। दवा आम तो तब होगी जब लोगों का भरोसा बनेगा, और इस वाक़ये के बाद जो कुछ लोग हमारे हक में थे यकीनन उनका भी दिल खट्टा हो चुका है। हजल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मेरी जिंदगी में मौजूद औरतें कहती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर जो इंसान उसे हक में कर ले तो। औरतों के मशवरे बड़े कारामद होते हैं अलमास साहब। मैं तो कहता हूँ दुनिया ये चलाए तो हर सू अमन ही अमन हो। क्यों मिस हेलन? साथी फेमिनिस्ट को देखते अतालवी औरत की गर्दन शान से अकड़ी। बिल्कुल दुरुस्त। आई मस्ट से हजल सामियान इज वेरी इम्प्रेसिव मैन। सीने पर हाथ रखते दाद वसूल की। कॉन्फ्रेंस हॉल में कुछ लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए।
लंच रूम में बैठकर की जाने वाली गॉसिप का मौजू मिल चुका था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि दवा मशहूर हो चुकी है? चीनी शख्स के ट्रांसलेटर ने कहा। हसल ने खुंकार कर दोबारा माहौल को लपेट में लिया। ये मैं नहीं, आदादोशुमार कह रही है। जहाँ कुछ लोग सहम कर हमारे दवा खाने की बकिया अद्वियात का बाइकआउट कर रहे हैं, वहीं ज्यादा ऐसे हैं जो हमारे हतमी दवा के मुंतजिर हैं। सनअतकारों के चेहरे पर तफसीली सवाल दर्ज थे। तब से दिल बर्दाश्ता ऐसा इंसान जिसे तमाम डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, उसके एक हाथ में दवा रख दो जबकि दूसरे को खाली छोड़ दो और फिर हिदायत दो कि हो सकता है कि दवा काम कर जाए और हो भी सकता है दवा कोई काम ना करे, तो वो क्या करेगा? हसन ने जवाब की खातिर अपने मातहत को देखा। वो दवा का कड़वा घूंट पी जाएगा क्योंकि वो जानता है मौत तो आनी ही आनी है। जब किसी से जवाब न बन पाया तो वो खुद ही खोया हुआ। रीजेनिक्स भी ऐसी चीज है, ढलकर आपको मरना ही है, क्यों ना फिर आजमा लो। लेकिन कल का हादसा तुम्हारी हिदायत के मज़ाद है। बेअसर या बाअसर होने के बजाय वो उल्टा असर कर गई और लड़की जाए वाकया पर मर गई। तुम अब अपनी दवा की गारंटी कैसे जस्टिफाई करोगे? अल्मास मजहर के खौफजदा अंदाज पर उसने हाथ बाहम मिलाए। कुर्सी के सिरे पर कोहनियां जमाते वो आगे हुआ। मैं गवाही नहीं दूंगा, आवाम खुद गवाही देगी। बालों से पाक चेहरे पर मुस्कुराहट फैल कर गहरी हुई। जज्बातियत से पाक आंखों के सिवा उसका कामिल वजूद ये गवाही देता था कि वो इस मकाम का नहीं, ये मकाम उसका है। कतरे कतरे घुलते मंसूबे की आवाज़ें बस उस कॉन्फ्रेंस रूम तक महदूद रहीं। वैसे भी एचएस के फार्मा की शुमाली शाख में तय की गई बातें वहीं तक रहती थीं। मुझ पर जवाल नहीं आएगा। अपने मुलाजमीन और साथियों से मुखातिब सुरमई शलवार कमीज वाले मर्द ने जहन ही जहन में तहिया किया। जैसी सुबह एचएस के फार्मा की इमारत पर उतरी थी, वैसी ही शहर ताजतर की भी आई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर इमारत के मुतरादिफ हलचल न थी। घड़ी पर 11 बज रहे थे जबकि महल जिजाज के चेहरे पर 12। बुरा सा मुंह बनाए वो बावर्ची खाने में खड़ा था। वही रात वाली ढीली सी शर्ट समेत पुरानी शलवार, बस गर्दन में झूलते हुए हेडफोन इजाफी थे। किचन का कूड़ेदान गन से लदा हुआ था और बाकायदा कूड़ा बाहर को आ रहा था। मैं ना हूं तो इस घर में कोई काम ना होता। कुछ देर बाद वह घर की पिछली तरफ कूड़े का लदा हुआ शोपर रखते हुए खुद से बड़बड़ाया। कूड़ा उठाने वाला 7 बजे आता था और ये आला जहां 11 बजे उसकी अजरत अदा कर रहे थे। जंग आलू दरवाजे के बाहर खड़े उसने एक निगाह गंद के अंबार पर डाली। बेइख्तियार ही एक पुरानी याद ने जहन के दरीचों पर दस्तक दी। महल के बैचलर्स का दूसरा साल था। सुबह जाने के लिए उठा तो मालूम हुआ आज वाहिद लेक्चर मुलतवी हो चुका है। इसी खुशी का लुत्फ उठाते वो लंबी तान कर सो गया। 12 बजे आंख खुली और हंसता खिलखिलाता लड़का उछलते हुए पहली मंजिल में आया। तुम इधर हो? सवेरे से शक्ल नहीं देखी, मुझे तो लगा स्कूल गए होंगे। बरामदे में बैठकर गोभी काटती ताजमीना ने सर उठाया तो बेइख्तियार के बैठी। स्कूल नहीं ताज अम्मी, यूनिवर्सिटी। 2 साल हो गए हैं, मगर मजाल है जो आपने कभी सही कहा हो। उसके मिजाज इस वक्त खुशगवार थे, वरना अमूमन ताजमीना को दुरुस्त करते हुए वो नाक भू चढ़ा लेता। गया क्यों नहीं स्कूल? फ्रिज में झांकते महिल ने आंखें घुमाई। मेरा स्कूल 4 साल पहले ही खत्म हो गया था, तभी नहीं गया। झल्लाकर तबसरा करते वो बरामदे तक आया। नाश्ता बना देंगी? कच्ची गोभी मुंह में उछालते हुए वो अभी शब ख्वाबी के हुलिये में था। बना क्या देंगी, बना हुआ है। मुस्कुराती औरत ने बर्तन समेटे और किचन में चली आई। किधर है? क्या बनाया है? ये बनाया है। उसके इशारे पर चहकते महिल ने गर्दन फेरी जब बत्ती सी की नुमाइश यकदम ही बुझी। चेहरे पर शर्मिंदगी फैली और बाझें सिकुड़ी। देखो कैसी खुशबू है, सारे घर में फैली है। लदे हुए कूड़ेदान से केले और सेब के छिलके उबल कर बाहर आए थे। नजरें चुराते 20 साला लड़का इधर उधर देखने लगा। ताजमीना की अकाबी निगाहें उसकी पुष्ट झुलसा रही थी। उसके जिम्मे लगा वाहिद काम था सुबह के वक्त कूड़ादान खाली करना। फजर तक जागते रहने के बाद वह ऐन अजान के अल्लाहु अकबर पर बिस्तर में जा घुसता था और एक इस काम में भी हमेशा डंडी मार जाता। अब इस पियो के सिरहाने खड़े होकर कौन से जनाजे पढ़ने हैं? चकोते सट के आओ, खरेचे भू फलासी। उठो और फेंक कर आओ,
घर में बू फैलाएगी। इस वक्त मैं कहाँ फेंक कर आऊँ ताज मामा? वह रुहासा हुआ। पक्की उम्र की औरत मुड़ी और छुरी की नोक उसके आगे लहराई। अपनी इस बाइक पर जाओ और कहीं फेंक कर आओ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कूड़ा अब यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। रोज तुम्हारे हिस्से का ये काम मुझे करना पड़ता है। सियाना हो जा हाली, अब तो यूनिवर्सिटी जाता है। वो जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था ताज मीना के लफ्ज पर ठिठका। खुशी का मौका आया भी तो किस बदबूदार घड़ी में। दरवाजे में खड़े मर्द ने मध्यम सा हंसते हुए आसमान की सिम देखा। माथे को ढापे बाल बिखरे थे और आंखों में नमी तैर रही थी। वो जब तक थी तब तक सहारा था। घर कैसे चलाते हैं कभी एहसास ही नहीं होने दिया। माएँ संभाले रखती हैं, भले ही खुद का वजूद क्यों ना ढह जाए। आप बहुत याद आती हैं ताज अम्मी, बहुत ज़्यादा। आपको अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी तो आपने मेरी कामयाबी भी नहीं देखी थी। लब चबाते उसने आंसू अंदर उतारे। सारा भाभी को लगता है सिर्फ उनका नुकसान हुआ। कोई उन्हें बताए, हम जुजाज तो एक बार फिर से यतीम हो गए। आंखें झपकते उसने सर दाएं बाएं हिलाया। उस घर के मकीन गम छुपाने में माहिर थे। अपने पीछे छोटे दरवाजे को बंद करके आते वो एक तरफ लगे बेसन की जानिब बढ़ा। सहन की कच्ची ईंटों पर दरख्त से गिरे हुए पत्ते और पिचके हुए जामुन बिखरे थे। हाथ धोते उसने बेइख्तियार ही खाली होते पेड़ को देखा। फल का मौसम था और वो दरख्त अभी से मुरझाया हुआ था। सर झटकते उसने पहलू तही की। जब किसी और ने पहल नहीं की तो मैं क्यों करूं? खुद से कहते उसने घर के बरामदे में निगाह दौड़ाई। जब नल का बंद करते हाथ ठहरे, ताजमीना के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। महिल जुजाज के कदम आदतन उसी सिमत उठे। बेइख्तियार सी कैफियत में वो आगे आया। जब चप्पल में मकीद पांव ठहर गए, अंदर से निकलने वाली ताजमीना नहीं बल्कि उसकी बेटी सारा सलमान थी। कंधे पर अपना जहाजी साइज बस्ता डाले, सफेद जोड़े के साथ शेफोन का गंदमी दुपट्टा लिए सारा ने पीछे से दरवाजा बंद किया। महिल अब भी दम साधे खड़ा था। आज से कबल उसे यह अंदाजा ही नहीं हो सका कि सारा भाभी के नक्श तो हूबहू उनकी माँ जैसे थे। यकीनन ताजा में भी जवानी में ऐसी ही होंगी। महिल, उसका जहन अभी भी बेख्याली की कैफियत में था। माथे के करीब हेडबैंड कसती सारा उससे मुखातिब थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक स्कूल नहीं गए? और महिल जुजाज किसी तरमीम के बावजूद कह सकता था। ये लहजा, ये आवाज और बहवों का बीच कर बोलना, इस सब में उसे ताजमीना ही ताजमीना दिखी। मेरी नौकरी छूट गई है, वो कहने ही वाला था जब पश मंजर में रुबैद की आवाज आई। चलें? कलाई पर घड़ी बांधते हुए वो अपने कमरे की दहलीज पर था। यकलख्त महिल पर कई चीजें जाहिर हुई। सारा दी ताज अम्मी के कमरे से क्यों निकली थी? क्या उनकी और रुबैद भाई की कोई लड़ाई हुई है? शुक्र है मैंने अपनी नौकरी का नहीं बताया, नहीं तो सुबह सुबह ट्विनिंग कर देती। ये रुबैद भाई की शर्ट बाजू से कुछ ज्यादा ही तंग नहीं हो गई, या सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है? महिल, तुम आज शाम घर पर ही रहना, जरूरी बात करनी है। घुमाऊ की कैफियत में खड़ा महिल अब भी रुबैद को समझ रहा था। उसकी नजरों के तवज्जो पर बड़ा भाई बस आबरू उसका कर रह गया। चले सारा, हमें देर हो रही है, वो कहकर बाहर बढ़ गया। फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकालते सारा अब महल की पुष्ट पर थी। दोनों में खिंचाव था। दोनों रात वाले झगड़े पर अगले की पशेरिफ्त की मुंतजिर थे। वो छोटा है, वो पहल करे। वो बड़ी है, वो पहल करे। बहन भाई में लड़ाई हो जाए तो माफी तलाफी यूं ही गेंद की तरह आगे पीछे उछलती रहती है। बरीरा को दवा दे देना, अल्लाह हाफिज। बिना देखे कहती वो बाहर निकल गई। महिल बस गहरा सांस भर कर रह गया। जिस लड़की को कल घर से निकल जाने का मशवरा दिया था, अब जाते जाते भी उसी के लिए नसीहत कर गई थी। सबके हालात बदल रहे हैं, बस मैं ही जवाल में मर जाऊंगा। सबके हालात बदलते हैं, मगर कोई जवाल की चक्की में पिसता अंदर ही अंदर धस जाता है। सफ़े मातम वाले इस घर की मिसाल भी कुछ यूं ही थी। परशोर बाजार की गलियों में बना वो रवायती तर्ज का घर था, जिससे उठता बैन का नगमा और काफूर की मुश्क गलियां लपेटे हुए थी। जिस बेटी को इसी फर्श पर कदम कदम चलना सिखाया था, आज वही बेटी मुर्दा कफन में लिपटी फर्श पर मौजूद थी। गुलजार खान का नुकसान नहीं हुआ था, वो तो सरापा उजड़ चुका था। मेरी माँ, मेरी बेटी। सहन में बिछी चारपाई पर बैठी ज़ईफ औरत ने घुटनों पर हाथ मारे। सर से ढलकता आंचल साथ बैठी औरतें मुसलसल दुरुस्त करती।
मगर हुमैरा खान को उस आंचल की क्या परवाह जब जिस्म से जान और दिल से जिंदगी निकल गई हो। माँ, उठ जा मेरी बेटी, देख अपने बाप को, देख अपनी दादी को। चेहरे पर से फिसलती आबशार दामन भिगोती गई। तेरा बाप कल से चुप बैठा है, ना कुछ पीता है ना कुछ बोलता है। तेरी ख्वाहिश थी ना कि हर ईद पर तेरा बाप नया कलफ लगा कपड़ा पहने। उठ जा दादी की जान, अपनी ख्वाहिश के लिए ही उठ जा। अपनी भी मजबूरियां थीं कि वहीं बैठे सिसकती चिल्लाती रही। बालाई धड़ माजूर था, वरना मैयत के गिर्द जमा औरतों को हटाते हुमैरा खुद उसके करीब जा पहुंचती। इस सब आंसू और आहों के बीच माहा का बाप ना उम्मीद से बैठा था। मर्दों की बैठक पड़ोसी के घर में लगी थी, मगर वो दिल के हाथों मजबूर दस्तूर और पर्दा भुलाए जनाना खाने में था। जी भरकर आखिरी बार बेटी को देख तो सकता था। 2 दिन पुराने मलगजे से लिबास में सुनहरी दाढ़ी वाला मर्द निस्सा लब दबाए माथे पर हाथ रखे हुए मौजूद था। खुद को मलामत करते वो सुर्ख होती हुई आंखों से माहा का मौमी चेहरा देखता रहा। नथनों में रुई, चेहरे के अतराफ फूल और हल्के से वाल लिए उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। आप मुझसे पहले अपना क्यों नहीं सोचते बाबा? हर इंसान पर पहला हक उसका होता है। कुछ हफ्ते कबल पूछा गया सवाल भी इसी सहन में उतरती शाम के वक्त हुआ था। अगर ऐसा है तो मैं अपना पहला हक तुम्हारे नाम करता हूँ। खुदा रसूल के बाद मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से है। खाना खाती माँ बाप के जवाब पर निहाल हुई। शाम का खाना वो हमेशा साथ खाते थे। गुलजार खान रिवायती बाप नहीं था, मगर वो कोई मिसाली बाप भी ना था जिसकी शफकत के किस्से किताबों में दर्ज हों। उसका एक ही गम था, वो अपनी बेटी को माली आसूदगी न दे सका। उसको डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश वो खाल बीज कर मुकम्मल करता रहा था। माह की पैदाइश से कबल उसकी बीवी के 5 हमल ज़ाया हुए थे। 3 बार बच्चा कोख में मर गया और 2 मरतबा मुर्दा पैदा हुआ। छठी बारी में खुदा ने यह मेहरबानी की कि औलाद सौंप दी, मगर बीवी पास बुला ली। गुलजार खान की कुल कायनात उसकी बेटी थी, जिसकी परवरिश का मसला अब जमाने वबाल था। लड़की जात है, गुलजार कैसे पालोगे? शादी कर लो, तुमने कौन सा सौतन बैठानी है? ऐसा करो, इसे अपनी दादी के पास गांव भेज दो, जब बालिग होगी तो बया कर शहर ले आना। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। ये इस घर से सिर्फ 1 मरतबा ही जाएगी, बतौर अपनी रुखसती के वक्त। अहद के आगे डटकर उसने सब बातों पर कान लपेट लिए थे। उसकी बेटी पहली और आखिरी मर्तबा उससे दूर जा रही थी। अरूसी लिबास के बजाय सफ़ेद कफन पहने, मेहंदी की खुशबू की जगह फूलों की महक में लिपटी, किसी और की 4 दीवारी की बजाय अपने अब्दी घर कब्र तले। इस लड़की के सहारे जियोगे, बेटा होता तो समझ भी आती, बुढ़ापे का बाजू बनता। ये तो एक दिन तुम्हें छोड़ जाएगी। इतनी मोहब्बत मत दो, ये किसी और की अमानत है। अमानत तो वही थी और छोड़कर भी जा रही थी, मगर अपने मिजाजी अमीन के पास नहीं, बल्कि हकीकी अमीन के पास। कुछ मर्दों ने आते गुलजार को झिंझोड़ा। जनाजे का वक्त था और वो अब तक गुम सा साकित माह की मैयत के नज़दीक बैठा था। घर में फैली औरतों में कोई रोता, कोई सिसकता, कोई इजहार तासुफ करता, तो किसी की ज़बान दुआ में हिलती। मैं चाहता हूँ तुम खूब पैसा कमाओ। अब मुझे देख लो, पूरी उम्र हो गई है और एक कढ़ाई की दुकान में कपड़ा बेचता हूँ। औकात क्या है मेरी, कोई खर्च बढ़ जाए तो दिल बैठ जाता है। 3-4 साल कबल की याद पर वो तकलीफ से मुस्कुराया। पहले पैसा कमाना, मुझे और अपनी दादी को हरम शरीफ दिखाना, और फिर दुनिया देखने निकल जाना। गांव की पगडंडी पर चलती उसकी बेटी खिलखिलाई। ढलती शाम में बेटी की हंसी देखते गुलजार ने उसके लिए हर नजरें बद से तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगी। बाबा, दुनिया अपनी बेटी को बस शादी करो का पहाड़ा पढ़ाती है, और एक आप हैं, मुझे दुनिया घूमने का मशवरा देते हैं। अगर सब शादी कर लेंगे तो दुनिया कौन फतेह करेगा? महान नाक चढ़ाते हुए बाप के करीब आई थी। लोकाट के दरख्त तले बैठते तने से पुष्ट जोड़ी। घर बसाना कोई बुरी चीज तो नहीं बाबा, इसके लिए भी अच्छी खासी हिम्मत दरकार है। जरूर बसाना, मगर इसके साथ जो तुम्हें वैसी ही इज्जत दे जैसे तुम्हारा बाप देता आया है। करीब रखी पानी की बोतल खोलते बेटी की जानी बढ़ाई। इत्ला के लिए अर्ज है, आपने मुझे इतना बिगाड़ दिया है कि अब जन्नत में कोई मुझे हूर परा भी मिल जाए तो मैं उसमें भी कमी निकाल लूं। माजी की यादें तवील थीं और अब जिंदगी यादों पर ही कटनी थी।
कंधे पर माँ का मुर्दा वजूद उठाए। जहाँ सब जनाजा के अल्फाज दोहराते रहे, वहाँ वो ज़ेरे लब एक ही दुआ मांगता गया, या अल्लाह, मेरी बेटी के हिस्से में मौजूद हर गुनाह मेरे आमाल नामे में डाल दे और मेरी हिस्से की सारी नेकियां उसके तराजू में सौंप दे। मैं दुनिया में तो उसे आशाइश नहीं दे सका, तू जन्नत में उसकी निगहबानी करना। तुलबा माह गुलजार की मौत क्या वाकई तबी मौत थी या फिर कोई तबी सानिया? क्या उनका इंतकाल HSK फार्मा की नई दवाखाने से हुआ या डॉक्टर की नाअहली से? उस कयामत खेज मंजर से निगाहें चुराते नुसरत शहीद हेल्थ केयर की इमारत में चले आओ। जगह जगह मीडिया की गाड़ियां और चैनल के नुमाइंदे अपने कैमरा उठाए डॉक्टरान की निगाहों में थे। कोई भी दूर से देखता तो कदम मोड़ लेता। आखिर को उनके यहाँ आने की वजह से सब वाकिफ थे। हादसे के मुतासिर माह गुलजार 12 घंटे जिंदगी और मौत की जंग के बाद जान से हाथ धो बैठी। हार्ट अटैक की वजह फिलहाल मंजर आम पर नहीं आई और न ही डॉक्टर्स कोई हतमी जवाब दे रहे हैं। लॉबी के इर्द गिर्द फैले उन माश के मारों को नज़रअंदाज करो और सर उठाते तीसरी मंजिल का बगौर जायजा लो। जहाँ पहली मंजिल में रश था, वहाँ दूसरी मंजिल में मामूल की हलचल जारी थी। ऐसे में पर्दों से ढकी हुई उस दीवार की खिड़की का नज़ारा करो जहाँ दूसरी तरफ क्लिनिक था और हैबतनाक खामोशी। मुलायम और नरम रंगों से सजा यह डॉक्टर मरजान शहर का ज़ाती क्लिनिक था। कहीं और काम करने के बजाय वो अपने ही हॉस्पिटल में बैठती थी। आरगवानी सादा सी कमीज शलवार में बाल खोले वो इस वक्त सामने बैठी मरीज का मुद्दा सुन रही थी। मेहंदी से सजे नाखून तेजी से अद्वयात लिख रहे थे। मेरा उन दवाइयों से दिल घबराता है मरजान। दरमियानी उम्र मगर दुबली पतली सी सजी सवरी औरत ने रोनी सूरत बनाई। आपका दिल घबराता है तभी तो आप मेरे पास आती हैं। शाने से ढलक कर आती जुल्फों को पीछे करते 35 साला डॉक्टर मुस्कुराई। दिल नहीं घबराएगा तो मेरे पास नहीं आएंगी, मेरे पास नहीं आएंगी तो इलाज के लिए किसके पास जाएंगी? उसके बेतकल्लुफी से कहने पर मुकाबिल औरत हंसती। उसकी संजीदा तबीयत खाल खाल ही लापरवाह होती थी। अभी वो मरीजा खाने के लिए उठी ही थी कि जब मरजान का इंटरकॉम बजा। दूसरी जानिब हुदा थी और उसकी सुनाई गई खबर ने लम्हा भर में मरजान के तासुरात बदल दिए। जहर भरा घूंट भरते उसने आने दो की इजाज़त दी। कुर्सी पर पीछे होते मरजान ने कुन अखियों से मेज तले चिपका माइक देखा। वो मेहमान नवाज थी, हर नए आमद के लिए नया माइक इस्तेमाल करती थी। नफीस से मेज का आखिरी खाना खोलते मरजान ने तरतीब से रखे हुए नन्हे माइक को नज़रअंदाज किया और फिर तन्हा रखे हुए गैर इस्तेमाल शुदा उठाए। आने वाली हस्ती का आज मरजान शहर के क्लिनिक से पहला तारुफ था। यहाँ उसने माइक मेज से लगाते घुमाया। क्लिक हुई वही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने आंखें मिलाते खुद को हौसला दिया। या इलाही सब्र। सलाम भाभी। दरवाजे का एक पट खुला और अंदर झांकते हुए शख्स ने माथे तक हाथ ले जाकर सलामती भेजी। 6 हाल ए जोड़ाए, कैसी हैं, ठीक हैं? मरजान ने जवाबन एक उचटती सी निगाह डाली। नीली शलवार कमीज में खड़ी और ब्लोची वेस्टकोट में मौजूद उसका चचाजाद मेज के मुकाबिल मौजूद कुर्सी पर ढेर हो गया। कैसे आना हुआ अजरक? ये सवाल नहीं, इतला थी कि जल्दी बोलो और फौरन निकलो। मजबूत कंधों और ऊंची कामत वाले मर्द ने घुटने पर पांव रखे। आपने तो भागने के बाद पूछा ही नहीं भाभी, मैंने सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। मरजान जवाबन खामोश रही। उसका कुछ भी बोलना बात को तोल देगा और वो कम अज कम अजरक जलाल से लंबी गुफ्तगू ना क्या करती थी और ना ही उस वक्त करना चाहती थी। बड़ी रौनक लगाई हुई है उधर, देखा मैंने नीचे मीडिया की औरतें मर्द जमा हुए और वो कोई डॉक्टर खुद को उनसे बचा रहा था। लंबे बाल बांधकर नन्ही सी पौनी की सूरत बंधे थे। हमान कहाँ है? मरजान ने अपने जाती मुहाफिज का नाम लिया। यहीं नीचे हैं, मेरे बंदों के साथ इलाके की बातें कर रहा है। तुम्हारी सजा में बेचारा भी पिस रहा है। एक हाथ मेज पर रखकर आगे होते उसने जताया। कोई तो रिवायत याद रखो भाभी, ईद के ईद ही मुलाजमीन को वापस भेज दिया करो। अरगवानी जोड़े में बैठे औरत के बर्फ तासुरात में दरार आई। रवायत तो तुम्हें भी याद नहीं? अजरक उलझा। भागी हुई बहनें अगर कहीं दिख जाएं तो सलाम दुआ बाद में और पिस्टल का फायर पहले करते हैं। उसके जताते लहजे पर मर्द के जबड़े तने
ज़माने कबल में अदा किया गया अजरक का जुमला वो अब वापस लौटा रही थी। जिरगे का फैसला भूल गए हो तो मैं याद दिलाती हूँ। हाथ बाहम मिलाते वो आगे हुई। शहीर नवाज की मंझली बेटी और यूसुफ जलाल की मंग का इलाका और इलाके में रहते उसके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ना यहाँ का रहने वाला उससे मेल जोल रखेगा और ना वो यहाँ दाखिल होगी। मरजान ने लफ्ज़ पर लफ्ज़ 12 साल कबल हुआ फैसला दोहराया। यूसुफ जलाल के मुतालबे पर उसकी मंग को माफ़ किया जाता है और शहीर नवाज यहाँ इस जिरगे में हर शख्स के आगे हल्फ उठाता है कि आज से उसका अपनी बेटी से हर रिश्ता ख़त्म, फ़र्ज का, हक का, विरासत का, मगर दिल का नहीं। ये बात मरजान ने ज़ेरे लब कही। 12 सालों की इस जुदाई में मरजान ने पाया बहुत था, खोया सब था। उसका खानदान उससे दूर हो चुका था। उसका बाप हल्फ के खिलाफ अर्जी करते अपने लिए नाम कमाता तो मरजान शहीर उसकी हर काविश को बर्फ करती, बाप का मजीद इम्तिहान लेती। वो उसे पैगाम भेजती, वो अनसुनी कर देती। वो उसे पुकारते, वो कान लपेट लेती। वो उससे ताल्लुक जोड़ते, मरजान डोरी काट देती। जब ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना तुम्हारा मुझसे, तो तुम यहाँ क्यों हो? अब के उसका लहजा तेज हुआ। तुम्हारा भाई मेरा सांप का मंगेतर मुझसे दस्तबरदार हो चुका है, तो तुम किस हक से मुझे भाभी कहते हो? अभी तुम्हारी आमद की खबर इलाके तक पहुंच जाए तो जानते हो क्या होगा? हजरत इत्मीनान से सुनता रहा। बल्कि इलाका भी छोड़ो, तुम्हारे आने की खबर मेरे बाबा और भाइयों तक ही सिर्फ पहुंच जाए, तब जानते हो वो क्या करेंगे? और अगर तुम्हारी बेहयाई के चर्चे मैं शहीर वाजे ताया को दिखा दूं तो तब क्या होगा जानती हो? सहम जाने के बजाय वो उसकी बात काट कर बोला। मरजान की भवें सुकड़ी जब जरक ने जेब से हाथ डालते हुए मेज पर तस्वीर उछाली। मरजान ने आहिस्तेगी से नजरें झुकाते उन्हें अपने करीब किया। एक एक करके हर तस्वीर आगे करते उसके आसाब शल होते गए। मुख्तलिफ मकामात पर खींची गई उसकी और हजल की तस्वीर में कुछ नाजेबा तो ना था, मगर फिर भी मरजान जैसी बेअल्फाज रह गई। माथे की हर शिकन ओझल हुई, जबकि आंखें जैसे पुतलियों से बाहर आने को थीं। उनमें से एक तस्वीर तो कल की थी, जब वो रात के 1 बजे हजल के साथ ढाबे में बैठी थी। दूर से खींचने पर हजल का नीम रुख था, जबकि मरजान का मुकम्मल वजूद था। उस वक्त सर से चादर भी ढलकी थी, शानों पर गिरी हुई थी। गिनने की जरूरत नहीं है भाभी, तुम्हारी पल पल की खबर लाया हूँ कि कब कब तुम इस सियासतदान के साथ घूमती फिरती कहाँ कहाँ जाती हो। पाँव झल्लाते वो अब महसूस हुआ। वाजे तो आज भी तुम्हारी पारसाई के गीत गाता है। ताज़ा ताज़ा वाकया तो तुमने सुना ही होगा। खाली अलजहनी के आलम में होते हुए भी मरजान को वाकया दोहराने के लिए तरद्दुद न करना पड़ा। 2 माह कबल इलाके के किसी लड़के ने मरजान के किरदार पर ठट्टेबाजी की। बात की भनक शहीर नवाज तक पहुंच गई और फिर कुछ ही दिन बाद वो लड़का गायब हो गया। 2 दिन बाद जब वो लौटा तो मालूम हुआ कि अगवाकार ने उसे औरत की इज्जत के नकायत याद करवाए और बतौर अजरत सामने के 4 दांत पास रख लिए। दीगर जानकारी पर मालूम हुआ कि वो आदमी जरक जलाल के खास रफ्का में से था। वाजे ने उस लड़के को पिटवाया था। उसकी हालत में क्या बयान करूं? हमान के भाई ने ही उसे पीटा था। जानती तो हो हाथ कितना भारी है। मरजान ने थूक निकलते तस्वीर वापस उछाल दी। अपनी कुर्सी पर पीछे होते उसका चेहरा सपाट था। खड़ी नाक में पहनी हुई लौंग का सोना चमका। बस या कोई और काम? जरक ने आबरू उचकाते हुए जैसे दिलचस्पी का इजहार किया। तुम इतने दूर से मुझे ये तस्वीर दिखाने आए हो? इससे बेहतर तो था व्हाट्सएप कर देते, हम दोनों का वक्त बच जाता। उसका चचाजाद चेहरा झुकाकर हंसा, हाथ बढ़ाते सबूत जमा किया। अब तुम जा सकते हो, मेरे मरीज के आने का वक्त हो चुका है। जरक ने तड़क कर मरजान का गैर दिलचस्प रवैया देखा। ऐसा इजहार तो वो सोच कर नहीं आया था। क्या देख रहे हो, चाय पानी का इंतजार है? जरक की निगाहों पर भवें जोड़ते वो बेजार हुई। रिवायात भूल गए हो क्या? बहन के घर से पानी पीना भी हराम है। जरक जलाल का वजूद गुस्से से थर थर कांपा। अगर उसके हाथ में पिस्तौल होती तो कब की पूरी मैगजीन खाली होती। ये तस्वीर अब शहीर नवाज तक जाएगी। अपनी पारसे बेटी के लिए उसने मेरे बंदे को उठाकर पीटा है, अब उसकी भगोड़ी बेटी यूं आजाद घूमती रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेज पर एक हाथ रखकर झुका तो उसका साया मरजान के वजूद पर बना।
मेरी वापसी का इंतजार करना भाभी, और अगली मर्तबा चाय पानी का भी बंदोबस्त करना। तुम मेरी बहन नहीं और न ही मुझ पर हराम हो। खुद पर चढ़ाया हुआ खोल वैसा ही मजबूत रहा, अलबत्ता उस खोल तले औरत के दिल को किसी ने मुट्ठी में लिया। जरक का आखिरी जुमला और उसके सर से पांव तक की गहरी निगाह कुछ कहने के बावजूद भी मरजान को बहुत कुछ जता गई। वो शख्स जो बचपन में नफ्स परस्त था, आज शैतान का रूप धार चुका था। थक कर पेशानी मेज पर गिराते मरजान ने आंखें मीच ली। जिंदगी ढल जाएगी मगर मसाइब नहीं। सारा सलमान आज से कबल भी कई मरतबा HSK फार्मा की मरकजी दफ्तर आई थी, कभी किसी जश्न पर, कभी नए साल की तकरीब पर, कभी कोई अफ्तार पार्टी या कभी हजल सामियान की खासल खास रखी दावत पर। लेकिन आज वो पहली मर्तबा यहाँ मधु होने पर नहीं बल्कि मकसद के तहत आई थी। पार्किंग लॉट से बाहर निकलते, हिफाजती बैरियर से गुजरते, सरसब्ज लॉन को अबूर करके और बिल आखिर पत्थरों से जुड़ी राहदारी पर कदम रखते इमारत में दाखिल हुई। उन तमाम मराहिल में ना तो उसने एक लफ्ज़ कहा और ना ही रुबैद ने उससे बात की, मगर खामोशी के बावजूद वो अपने शोहर के चेहरे का तनाव बखूबी महसूस कर रही थी। तेवरी चढ़ाए भवें और भिजा हुआ निचला लब लिए वो मुसलसल अपने चश्मे दुरुस्त करता रहा। लिफ्ट तक आते उसने सर झुकाए रखा, करीब से गुजरते सलाम का जवाब भी महज गर्दन के खम से दिया, सर न उठाया। सारा खामोशी से रुबैद का गैर फितरी रवैया देखती रही, यहाँ तक कि लिफ्ट में दाखिल होते ही वो मुसलसल एक ही हिंसा दबाता गया। छोटे तराशे गए बालों में हाथ फेरते उन्हें दुरुस्त किया, मगर जब जुल्फों के नाम पर कुछ तिनके हाथ आए तो बदमजा सा होते हुए उसने बाजू गिरा दिए। तुम ठीक हो? सारा ने चेहरा फेरते सवाल किया। अपनी ऐनक उतार कर साफ करता रुबैद चौंका। नहीं। नाजुक चश्मा नाक पर धरते हुए कहा, मैं अपनी 8 साल मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रहा हूँ, मगर कुछ कर नहीं सकता। भला मैं कैसे ठीक होऊंगा? सारा तसल्ली के लिए अल्फाज का मस्तमा जोड़ने लगी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले और राहदारी में जमा हुए लोगों के लिए वो दोनों हट गए, बाहर निकलते रुबैद ने एक बार पलटकर कंधों से जरा नीचे आती औरत को देखा और फिर कंधों के हाले में उसे लेते भीड़ से जगह बनाई। पहली मंजिल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मुख्तस थी, जहाँ तकनीकी अमले की नशिस्तें और मयार नापने के दफ्तर समेत फासले पर लैब के सफ़ेद दरवाजे थे। छत पर मरकूज हंगामी शावर और दीवार पर मुरक्किब आतिशकुन आलों का अक्स फर्श पर मुनक्किस था। दोपहर के 1 बज रहे थे, चुनांचे लंच ब्रेक से लुत्फ उठाते वहाँ लोगों की तादाद न होने के बराबर थी। करीब से गुजरते सारा हर चीज़ का बगौर जायजा लेती रही। सब्ज खिड़कियों के पार शहर एबटाबाद सफ़ेद कोट पहने और सर पर मास्क लगाए लैब में मुनहमिक लोग मोड़ काट कर पलटी तो मुख्तलिफ महकमों की तजुर्बेकार दिखी। कोई बायोलॉजी, कोई माइक्रोबायोलॉजी, कोई बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। इससे ऊपर की मंजिल का मकसद और हियत मुख्तलिफ थी। वेलकम बैक रुबैद सर। सारा आवाज़ पर चौंकी। दूसरी सिमत से आते मर्द का अंदाज खुशगवार था। कैसे हो मिसबा? स्याह स्लीक समेत सब्ज गले तक आती हुई शर्ट पहने रुबैद ने 90 तुले अंदाज में मिसबा से हाथ मिलाया। इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हो गई? अब वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग एक कदरे अंधेरे कोने की जानिब रवा थे। 2 घंटे पहले ही खत्म हुई है। हजल सर ने क्या खूब प्रेजेंटेशन दी है, उनके सारे शक खत्म कर दिए। हजल की तारीफ पर रुबैद का फखर से मुस्कुराना सारा की निगाह से ओझल न रहा। और उस लड़की की मौत का क्या बना है? मिसबा सच से अनजान था। उसका हमसे क्या लेना देना है, तभी मौत मरी है। अल्लाह खानदान वालों को सब्र दे। जेरे लब आमीन कहते रुबैद ने उसकी खुशफहमी को दूर नहीं की। शुमाल हिस्सा को जाते पुल पर उनके कदमों की धमक नुमाया थी। जोएब किधर है? वो यहाँ होते ही कब है? मिसबा ने आंखें घुमाई। हजल सर ने भाई समझकर इतनी ऊंची पोस्ट पर बिठाया है, वरना काम तो ना उनको आता है ना वो करते हैं। रुबैद के जबड़े तन गए, गला खुंकारे साथ चलते लड़के पर सख्त घुरी डाली। ये आपकी वाइफ है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? वह गर्दन मोड़े बाहर के नज़ारे देख रही थी। जब एकदम मुखातिब होने पर रुबैद को देखा, गोया सलाम करने वाले की तफसील मांगी हो। मिसबा अलहक, हसल का कारोबारी असिस्टेंट। रुबैद के कान में कही बात पर सारा ज़बरदस्ती ही मुस्कुराई। हसल के ऑफिस में कोई बैठा तो नहीं? सारा ने रुख एक बार फिर से फेर लिया।
सरसब्ज लॉन में मौजूद फव्वारे, संगी कुर्सियां और ऊंची नीची सीढ़ियों पर कई कई अफराद मौजूद थे। जरलिश मंसूर आई हुई हैं। पुल के कालीन में पाँव आया और रुबैद लड़खड़ा कर रुका। कदमों की घेर थी। जो दिल सुकड़ कर जगह से हिला था, उसका क्या करना? अगर मिसबा बर वक्त कोहनी ना थामता तो वो मुंह के बल गिरता। जरलिश मंसूर, मॉडल जरलिश मंसूर, वो यहाँ क्या कर रही हैं? लड़के ने कंधे उचका दिए। नूर हयात का फेस है वो, किसी काम से आई होंगी। काफी गुस्से में थी। अब हालात ये थी कि सारा धूप से दूर इमारत में अंदर थी, जबकि वो दोनों अब तक पुल पर खड़े थे। क्या हजल ने खुद बुलाया था? बुलाया होता तो उनको 1 घंटा लॉबी में क्यों रोकते? और मेरा तो ख्याल है कि अब तक ऑफिस से निकाल भी दिया गया होगा। रुबैद के तासुरात मबहूम थे। किसी सोच में गिरफ्तार उसकी भवें जुड़ी थी। रुबैद चले? सारा की आवाज ने जैसे उसे ख्वाब से जगाया। पलट कर देखा तो वो बाजू सीने पर बांधे आंखें छोटी किए खड़ी थी। मिसबा को अलविदा कहते वो सारा के पहलू में आया। रुबैद जानता था अब पहला सवाल जरलिश नामी औरत के बारे में होगा। अपनी बेवकूफ़ी पर खुद का मलामत करता अब जवाब देने के लिए तैयार था। ये ज़ुएब कौन है? रुबैद के कदम एकदम रुके। इस सवाल की तवक्को तो उसने हरगिज़ नहीं की थी। चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है हमारा, हजल सामियान का खालाजाद कज़न। शुमाली और हसास हिस्से की हर जगह भी वैसी ही हसास थी। शीशे के चौड़े दरवाजे के करीब आते रुबैद ने अपना ऑफिस कार्ड निकाला। कभी तुम्हारी जबान से जिक्र नहीं सुना। रुबैद के स्कैनर पर जमे हाथ ठहरे। सारा आगे बढ़ गई, अलबत्ता मर्द के चेहरे पर तमस्कर सा आया। मेरा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता उससे तभी। हालांकि वो कंपनी के बानियों के खानदान से हैं। हजल सामियान के नाना है ना कंपनी के बानी। अपने पेशे के पुरस्तार वहाँ के आला नामों से वाकिफ थी। लेकिन ज़ोएब को इस इंडस्ट्री में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। ये ऑफिस में बैठना, सूट बूट पहनकर लोगों से हाथ मिलाना और बातों में घुमाकर जेब में हाथ डालना, ये सब काम मौर महल का बड़ा बेटा जानता है, छोटा नहीं। लिफ्ट में सवार होते सारा ने भय में उचकाई। मौर महल? उनका घर। रुबैद लबों से ही नहीं आंखों से भी मुस्कुराता था। लिफ्ट में सवार होते सब्ज शर्ट वाले ने फोन निकालते एक पैगाम तश्कील दिया। उसके तासुरात अब सपाट थे। जरलिश मंसूर हजल सामियान के दफ्तर में, तारीख 16 मई, वक्त सुबह 11 से 12 के बीच। मैसेज भेजते रुबैद ने एक निगाह कोने में देखते नाम पर डाली। ज़ोएब ने इनको उसका पैगाम मौसूल हो चुका था। क्या मेरे जवाल का इख्तिताम है या इब्तिदा? लिफ्ट के खुलते दरवाजे को देखते संजीदगी से सोचा। जी तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और सबसे पहले एपिसोड की स्टार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट चैप्टर में कोई आदमी था जो लैब तोड़ रहा था और उसके हाथ में HSK के नाम की हॉकी नहीं गोल्फ स्टिक थी और मुझे वो हज़र लगा था। लेकिन इसमें एक लड़की थी और उसने चश्मा पहन रखा था और वो जला रही थी कुछ। तो मैं भी शायद वो क्या नाम था जो महिल की दिखाई है हीरोइन, शायद में भी गुल कुछ ऐसा नाम था। वो भी डॉक्टर थी और उसने चश्मा पहन रखा था। तो अब तक मुझे चश्मे वाली तो वही दिखी है और शायद ये भी हो सकती है। मुझे मरजान का ध्यान नहीं कि शायद चश्मा लगाती है या नहीं, लेकिन शायद अगर ये भी हो तो। लेकिन मुझे वो लड़की लगी है क्योंकि उसने ही पहन रखा था अब तक चश्मा और वो ही जलाएगी। और ये दोनों ही मरने वाले थे, दोनों मौत से पहले की है। तो ये तो मिस्ट्री है ही जो हमें ध्यान रखनी है, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है इसका। और महिल का कपल शायद गुल के साथ बनेगा जो बरीरा के हस्बैंड की शायद कज़न थी, क्योंकि उसका रिश्ता लगा था उसके साथ और वो एक ही घर में रहते हैं इसलिए। तो इस हिसाब से वो बरीरा की नंद हुई जो अब भाभी बनने नहीं दे रही वो। तो सबकी अपनी अपनी चल रही है अभी तो। और सिर्फ बरीरा का गुस्सा ज़्यादा तेज दिखाया अभी। बाकी इन दोनों की लड़ाई चल रही है और मरजान शायद घर छोड़कर आई थी, शायद अब पढ़ने के लिए आई थी क्योंकि वो किसी लड़के के लिए तो नहीं आई है, ऐसा नहीं लग रहा। तो वो घर छोड़कर आई थी और काफ़ी वो पठान फैमिली होते हैं जो बहुत पर्दा में रखते हैं, वो उस फैमिली से थी तो शायद इसलिए उसे गांव से बेदखल कर दिया है। और उसके बाबा उससे फिर भी बात करना चाहते हैं और
رابطہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں رکھتی، شاید ان کی عزت بچانے کے لیے کہ ان پہ کوئی حرف نہ آئے، اور شاید صرف اپنے پڑھائی کے لیے وہ گھر چھوڑ کر گئی ہو، اور ہو سکتا ہے تو وہاں اس کا منگیتر تھا جو اب نہیں رہا، لیکن ابھی بھی اس کا دیور ہے جو بھابھی بھابھی کر رہا ہے۔ تو اور اب جو لڑکی مری تھی مہاگل، اس کی ہی اسٹوری چلے گی مرڈر مسٹری کی، یا مرڈر نہیں کہوں، یہ تو شاید دوائی کا ہوا تھا، تو یہ کسی نے حزل سے دشمنی نکالی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ حزل نے ہی اپنی ایڈ کے لیے یا پھر اپنی پبلسٹی کے لیے مروایا ہو غلط دوا رکھ کے، کہ جس طریقے سے دکھایا ہے۔ لیکن جب اس نے ربید کا نام لیا تھا تو میں نے کچھ رائے قائم نہیں کی تھی ربید کے لیے، کیونکہ جب تک انٹری نہیں ہوئی تھی، اور اب بھی مجھے ربید کا کوئی کریکٹر سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اب یہ زویب کے ساتھ اس کی کوئی کھچڑی پک رہی ہے ربید کی، اور اب یہ صحیح ہے کہ غلط پتہ نہیں، لیکن ان کے دونوں کا کچھ چل رہا ہے، اور یہ حزل کے خلاف ہی ہیں دونوں، اتنا تو دکھ رہا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ ربید کیا کرنا چاہ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط، تو یہ تو ابھی معلوم ہی نہیں۔ اور وہ سارا کو بھی لیا ہے اسی فارما کمپنی میں، تو پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے وہ کرنا۔ اور زویب تو مجھے کافی ویسا لگا تھا جیسے شریف سا، بالکل جو اپنے کام سے کام رکھے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، جسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کمپنی میں، اور وہ اس تک یہ پہنچانا تو کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ شاید میں کچھ زیادہ سوچ رہی ہوں زویب کے بارے میں، دیکھتے ہیں، چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔